अब यार ये ना इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है कि एक NAD से, यहां पे मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं लिख के लेके आई थी कि भाई एक NADH से 1 NADH से कितने मिलते हैं, 3 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं। अब भी जस्ट पहले भी बता चुकी हूँ स्लाइड्स में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक GDP से GTP बन रहा है, बट अल्टीमेटली वो ATP ही बनाएगा। हमारे पास ATP कितनी आई, NADH कितना आया, FADH कितना आया, और उस बिहाफ पे तुम्हें ओवरऑल बतानी है कि कितनी ATP बनी है। अब यार ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में एक ATP खर्च हो रही है। तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बच्चों बात करते हैं सबसे पहले। तो यार 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पे कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व रहते हैं बच्चों, सब चीज साइड में रख दो और सबसे पहले ना इस रिएक्शन को बिल्कुल थॉरोली रट लो यार। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो कौन सा एंजाइम यूज होता है। ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो कहाँ हो रही थी, साइटोप्लाज्म में हो रही थी। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लिंक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। पहली बात तो ये है ना, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों वर्ड में बहुत अंतर है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो यार रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये है ना, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों वर्ड में बहुत अंतर है। ठीक है, तुम ये नहीं बोल सकते यार कि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन सब सेम है। रेस्पिरेशन अलग है, ब्रीदिंग अलग है। ब्रीदिंग क्या होता है कि धीरे धीरे अंदर धीरे धीरे बाहर, सांस जो आप अंदर लेते हो बाहर छोड़ते हो उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, और जो रेस्पिरेशन होता है तो वहां पे क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है और वो टूट के क्या बनाता है, एनर्जी, जिसके कारण अभी मैं इतना बोल पा रही हूँ। ठीक है, चल लूंगी, तुम्हें समझाऊंगी, तुमसे प्यार से बात करूंगी, तुम मेरी बातें सुनोगे, तुम भी समझोगे, मतलब तुम्हारे अंदर एनर्जी है। क्यों एनर्जी, क्योंकि तुमने खाना खाया है। ठीक है, वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ है और ब्रेक डाउन होने के बाद तुम्हें एनर्जी मिली है जिसके कारण तुम मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, और मैं भी तुम्हें पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीजें ना बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेशन ही होती है। ठीक है, अभी हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली ना प्लांट बेस्ड, अब यार रेस्पिरेशन भी पढ़ना बनता है। ठीक है, मतलब ऐसा मत सोचो यार कि एनिमल्स 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 आएंगे, एनिमल्स पे भी आएंगे, बट पहले प्लांट्स कवर कर लो, है ना। तो मतलब थोड़ी सी मेरी भी सुन लो यार, है ना, थोड़ा मेरी सुनोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, चलो कोई तो सुन रहा है मेरी। ठीक है, चलो, तो यार रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मत बोलना मैडम इतनी बड़ी डेफिनेशन, भाई 11th में आ गए हो, बार बार नहीं बताऊंगी। जैसे मम्मी पापा आप लोग को बोलते हैं ना, बेटा 11वीं में आ गए हो, 12वीं में आ गए हो, बड़े हो गए हो, तो वैसे मैं भी यही बोलूंगी, बड़े हो गए हो तो आंसर्स भी थोड़े बड़े लिखो। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जहां पे क्या देखने को मिलता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, मतलब जो आपका ग्लूकोज ऑब्वियसली यार कार्बन से बना हुआ है, तो वो ब्रेक डाउन होता है, और जब वो ब्रेक डाउन होता है तो वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है बच्चों। ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है हमारा ग्लूकोज। ठीक है, तो उसके बाद जो एनर्जी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एटीपी बोलते हैं। वो किस फॉर्मेट में बनती है, एटीपी के फॉर्म में बनती है। ठीक है, तो जो टूटता है ना, जो टूटेगा उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सबस्ट्रेट, और फिर उसके बाद वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो हम बोलते हैं ना बचपन में, फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। 10th स्टैंडर्ड में तो पढ़ा ही होगा, 10th मतलब बचपन। तो आप कैसे पढ़े होगे, फूड, है ना, ऐसे इस तरीके से लिखा होगा, प्लस ऑक्सीजन, है ना, गिव्स क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है, और बच्चों एनर्जी देता है। और यही एनर्जी किस फॉर्म में रहती है, एटीपी के फॉर्म में रहती है। याद है ना सबको कि यार ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रहती है ना। फूड यहाँ लिख देती हूँ, प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, ये सारी चीजें ये हमें देता है। ठीक है, तो यार यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कार्बो, आपसे कभी पूछा जा सकता है कि यार सबसे बड़ा मेन जो सबस्ट्रेट रहता है वो कौन सा रहता है। वैसे तो मैं बोलूंगी प्रोटीन भी रहता है, फैट्स भी रहता है, बहुत सारे सबस्ट्रेट रहते हैं, लेकिन आपसे सबसे ज्यादा पूछे, है ना, कि सबसे ज्यादा तो कार्ब्स ही खाते हैं यार अपन, है ना, तो वहां पे आपसे पूछ सकता है कि प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा है प्लांट्स में,
है ना, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसको हमने ग्लूकोज के नाम से जाना है। बच्चों समझो, अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में, ठीक है, हम हमारे अंदर भी आएंगे धीरे धीरे करके, हम अपने बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो कार्बोहाइड्रेट आर दी ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज दी एनर्जी, है ना, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, मतलब फूड जो हम पढ़ रहे हैं, फूड प्लस ऑक्सीजन जो मैंने आपको बताया था ना, उसकी जगह आप ग्लूकोज लिख सकते हो, ठीक है, अभी अपन रिएक्शंस में पढ़ेंगे। बट प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड कैन ऑल्सो यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है, उसको भी अपन कंसिडर करते है ना। अब जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी मस्त तारीफें हुई जा रही है कि अरे ये सब काम कर लेती है, ये भी काम कर लेगी, घर को भी देख लेगी, छोटे भाई को भी देख लेगी, पेरेंट्स को भी देख लेगी, सारी चीजें। लेकिन अगर तुम्हारे सिबलिंग्स हैं, बड़े सिबलिंग्स हैं या छोटे, मतलब ज्यादा छोटे नहीं है ना, सबसे छोटा वाले का तो तुम चलो देख लेती हो, बट पेरेंट्स क्या होते हैं, एक की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि नहीं बाकी दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें बोला नहीं नहीं ये लोग भी तंग नहीं करते, ये लोग भी कॉपरेट करके चलते, उससे झगड़ते नहीं है। तो वैसी वो चीज है कि अकेला कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वैसे तो आप हाईलाइट कर रहे हो ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स को, बट हाँ इसके अलावा प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड्स को भी आप रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह कंसिडर कर सकते हो कुछ कुछ प्लांट में, ठीक है। चलो ठीक है, तो यार इतनी सुंदर सुंदर सी स्लाइड्स लेके आई हूं, है ना, तो तुम लोग बिल्कुल ऐसे मत हो जाना, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क में, है ना, 1 मार्क में पूछा जा सकता है। अच्छा बीच बीच में ना मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि यार कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। समटाइम्स कैसा होता है, एमसीक्यू के बेसिस पे पूछ लिया जाता है, ठीक है, या फिर आपको 1 सेंटेंस के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो मिस कर देते हो ना आप, वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और भरोसा भी रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे अपन। तो यार यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। देखो प्लांट्स में बच्चों एक बात ध्यान से समझो कि यार हम बात करते हैं मेन जो रहता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब ही यही रहता है कि जो सेल में हमें देखने को मिले, तो वहां पे क्या रहता है, ब्रेकडाउन होता है फूड मटेरियल का विद इन द सेल टू रिलीज दी एनर्जी, है ना। तो हमने यार प्लांट्स की भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, सेल्यूलर रेस्पिरेशन मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो फूड जो है, फूड जो हम बोल रहे हैं ग्लूकोज, है ना, उनका जो ग्लूकोज है ना, तो वो जो फूड है जिसको हमने ग्लूकोज बोला है, तो वो क्या होता है बच्चों, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, और वो टूटेगा और क्या बनाएगा बच्चों, एनर्जी, ठीक है। वैसे तो तुम्हारे अंदर भी वैसे ही होता है, अकेला प्लांट्स नहीं, हमारे अंदर, तुम्हारे क्या मेरे अंदर भी हो रहा है, मतलब मैं अपनी बात करूं, तुम्हारी बात करूं, सबके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। Now, and the trapping of this energy for the synthesis of ATP. ATP मतलब एनर्जी, वही एनर्जी के मतलब एनर्जी जो है वो ATP के फॉर्म में देखने को मिलती है। तो रेस्पिरेशन जो रहता है वो लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स हर जगह देखने को मिलता है। बच्चों ये बात ध्यान से समझो, ब्रीदिंग क्या होता है, सांस अंदर लेना और सांस छोड़ना, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। और रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है किसका, फूड का, है ना, या फिर आप बोल सकते हो ऑक्सीडाइजिंग ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, या कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन जिसको हम बोलते हैं, और वो क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में। सो बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। बट हाँ ब्रीदिंग एक पार्ट है रेस्पिरेशन का, बट आप ये कभी मत बोलना, है ना, मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, ये ना डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में पूछा जाता है कि आप ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, ऐसा मत करना कि दोनों को तुम सेम लिख दो, ठीक है। Now, the reactant used for the process of respiration are glucose, जो मैं बता चुकी हूँ, reactant मतलब ब्रेकडाउन जिसका होता है वो होता है ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का। तो फूड प्लस ऑक्सीजन याद है ना, वो फूड मतलब क्या, आपका जो फूड मैंने लिखा था, फूड मतलब वही ग्लूकोज है, ऑक्सीजन, फिर उसका टूट के वो क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है, नॉट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट तो रिएक्टेंट में था, ठीक है। नाउ the product obtained due to this process is carbon dioxide, water and energy, जो मैं आपको पहली स्लाइड में बता चुकी हूँ, वही चीज अपन यहां देख रहे हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, पहली चीज तो ये ना सब चीज साइड में रख दो और सबसे पहले ना इस रिएक्शन को बिल्कुल थॉरोली रट लो यार। वैसे तो ये रटने वाला कुछ नहीं है इसमें, है ना, इंपॉर्टेंट है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि यार आपसे रेस्पिरेशन, है ना, रेस्पिरेशन की सिंपल हम बोल सकते हैं, या तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के फॉर्म में पूछ सकते हैं कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन की इक्वेशन बता दो, या नॉर्मल रेस्पिरेशन के नाम से भी बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन की इक्वेशन क्या होती है। तो आपको पता होनी चाहिए कि यार जो शुगर है या जो ग्लूकोज है ना, C6H12O6, है ना, प्लस ऑक्सीजन टूटता है,
है ना, यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, क्या देता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और ये एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में बच्चों होती है, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में होती है, ठीक है। मैं पहले हाईलाइट कर रही हूं, ऐसे मत सोचना, ठीक है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, है ना। ये एटीपी आप लोग ये वर्ड 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फोटोसिंथेसिस, ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस जो रहता है वो हमें पता है क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। अब भी जो पिछला चैप्टर निकला है ना, फोटोसिंथेसिस इतना डिटेल में पढ़ा और इतना इजी बनाया है मैंने उसको, मुझे पता है आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा, ठीक है। तो यार फोटोसिंथेसिस की बात करते तो वो क्लोरोप्लास्ट में होता है ना, हाँ याद है ना, अब पलटने मत लगना पन्ने, होता है ऐसा क्योंकि, ठीक है। तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन अगर मैं बात करूं, ठीक है, ब्रेकडाउन, है ना, जो ब्रेकडाउन हो रहा है मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल मतलब ग्लूकोज का, ठीक है, और एनर्जी बन रही है, वो आपको कहां देखने को मिलेगी, एक साइटोप्लाज्म में और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको कहां देखने को मिल रही है, एक साइटोप्लाज्म में और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा सुनो एक और बात, मान लो कोई वो बहुत सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो वहां पे जो ब्रेकडाउन होगा, अब यार तुम्हारे मन में आ रहा होगा मैम प्रोकैरियोट्स में तो कुछ ऐसा होता नहीं है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा तो कुछ होता नहीं है। तो मैं बता रही हूं कि यार वहां पे तब सिर्फ साइटोप्लाज्म में चीजें होती है, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में चीजें होती है। लेकिन यूकैरियोट्स की बात करूं तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, ठीक है। तो यार यहाँ पे इतना समझना कि अगर वो सिंगल सेल या फिर बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है ना, तो वहां पे आप ये समझना कि वहां पे साइटोप्लाज्म में हो रहा है। लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स है या फिर यूकैरियोट्स है तो उसमें आपको दोनों जगह देखने को मिलता है। एंड ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस हमें पता है बच्चों कहां देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। भूलोगे नहीं, भूलोगे, बोलो नहीं भूलोगे। अब एक सवाल उठता है कि भाई डू प्लांट्स ब्रीथ, हाँ भाई ब्रीदिंग करेंगे, फिर रेस्पिरेशन होगा, है ना, उनको भी तो हक है जिंदा रहने का यार, ठीक है, तो वरना खाओगे क्या, है ना। तो यार यहाँ पे अगर आप बात करो, हाईलाइट कर देती हूँ एकदम बेहतरीन, ठीक है, यस, प्लांट्स रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड दे आल्सो गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हो, समझ रहे हो बेटा क्या कहानी चल रही है, कहानी ये चल रही है कि फोटोसिंथेसिस में तो तुमने पढ़ा था कि CO2 फेंकता है, मतलब CO2 लेता है और O2 फेंकता है, यहाँ पे उल्टा है, ठीक है, क्योंकि उसको रेस्पिरेशन करना है। तो आप समझ रहे हो कितना स्मार्ट है ये प्लांट्स, ठीक है। तो यस, प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन, है ना, प्लांट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है एंड दे गिव आउट CO2, ठीक है, क्योंकि उनको क्या करना है, रेस्पिरेशन करना है। रेस्पिरेशन मैंने क्या बताया बच्चों कि ग्लूकोज ऑक्सीजन साथ में रहेंगे रिएक्टेंट, फिर उसके साथ वो ब्रेक डाउन करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए, क्यों चाहिए, उनको करना है रेस्पिरेशन, यस। चलो नाउ प्लांट्स अनलाइक एनिमल डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। ऑब्वियस सी बात है यार, कोई ऑर्गन नहीं है, बट उनके पास 2-3 चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है ना। चलो तो यार वहां पे उनके पास है एक स्टोमेटा, दूसरा उनके पास लेंटिसेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट यार। ये तो ना मतलब मुझे ऐसा याद है कि 10th में जब मैं बहुत पहले छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, मुझे याद है कि यार उन बच्चों मतलब 10th में ये है टॉपिक, है ना, लेंटिसेल्स के बारे में, स्टोमेटा के बारे में। तो हमने पढ़ा होगा कि जो नॉर्मल जो प्लांट्स रहते हैं उनमें स्टोमेटा रहता है, लेकिन जो वुडी बड़े बड़े से रहते हैं उनमें रहता है लेंटिसेल्स रहता है, गैशियस एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। तो यार यहाँ पे वही चीज है, बट दे हैव स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स फॉर दिस पर्पस। यार हमारे जैसे बड़े बड़े ऑर्गन्स नहीं है उन बेचारों के पास, ठीक है, लेकिन उनके पास क्या छोटी छोटी से क्या है, ऐसे स्टोमेटा है और दूसरा आपके नहीं उनके लेंटिसेल्स है, ठीक है। नाउ there are several reasons why plants can get along without respiratory organs। बहुत सारे reasons है यार, क्योंकि पहली बात तो ये ना कि वो उनका इतना मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है गैशियस एक्सचेंज का, हमारे लिए है यार, हमारे लिए है, ठीक है। अगर मैं ऐसे कंटिन्यू बोलूं तो I'll be like बस ऐसा हमारे लिए है, कहीं ना कहीं हमारे लिए है, और बहुत सारे वो काम कर रहे हैं, बट उनके लिए और भी चीजें होता है ना। अब जो भी भसड़ चल रही है घर में या बाहर भी, उसके अलावा भी तुम्हारे पास बहुत काम है करने को। अब मान लो तुम्हारी लड़ाई होगी तुम्हारे दोस्त से या दोस्तनी से, है ना, जो भी बोल लो,
तो तुम लोग ये सोचते हो भाई इसके अलावा भी मेरे पास लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये चीज तो सॉर्ट हो जाएगी। वो वही चीज है यहाँ पे इनके साथ, ठीक है। सो ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैशियस एक्सचेंज नीड्स, है ना। प्लांट का हर पार्ट जो है अपनी अपनी चीजों, मतलब अपना सामान अपना देखभाल खुद से कर लो, है ना। अपनी सामान की जिम्मेदारी खुद ले लो भाई, दूसरा नहीं लेगा, ठीक है। तो वो वही चीज है कि प्लांट का जो पार्ट्स है ना वो अपने अपने गैशियस एक्सचेंज अपने अपने तरीके से वो कर लेते हैं, अपनी केयर खुद से कर लेते हैं वो, है ना। प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर, वही मैंने बोला यार कि उनको कोई ऐसी ग्रेट डिमांड नहीं है। जैसे मैंने बताया ना कि यार इस लड़ाई को तो तुमको पता ही सॉर्ट हो जाएगी, इसके अलावा भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें देखना है, जैसे कि अभी तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स। सिंपल सी कहानी है, अगर इसमें लग गए तो फिर वो बर्बाद हो जाएगा, और उसमें उसको तुमने बर्बाद कर दिया तो अगला साल भी ऐसे ही जाता है, ठीक है। तो यार रूट स्टेम्स लीव्स रेस्पायर एट फार, है ना, एट रेट फॉर फार लोअर देन एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स को जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है उनको इतनी रेस्पिरेशन की नहीं रहती, बट हाँ ऑब्वियसली यार उनको खाना बनाना है तो वो भी जरूरी है, ठीक है। एनर्जी के लिए एनर्जी चाहिए उनको। नाउ ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैशियस एक्सचेंज एंड ईच लीव इज वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड, ठीक है। हमने ये चीज पढ़ा है कि गैशियस एक्सचेंज सबसे ज्यादा बच्चों फोटोसिंथेसिस में देखने को तो मिलती है। सीधी सी कहानी है यार, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, गैशियस एक्सचेंज चल रही थी, ठीक है। जो प्लांट है उसको एनर्जी मिल रही थी, सोलर एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट कर रहा था, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद वो खाना बना रहे थे, तो वो वहां चीज सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। व्हेन सेल्स फोटोसिंथेसाइज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दीज सेल्स सिंस ऑक्सीजन इज रिलीज विद इन दी सेल। तो जब वो फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को इतना इशू नहीं रहता, क्योंकि वो रिलीज कर देते विद इन दिस सेल्स, जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देते और रहता भी उनमें थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे थर्ड पॉइंट में, द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूजेस इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट इज नॉट ग्रेट, है ना। ज्यादा इतना कुछ ऐसा डिस्टेंस रहता नहीं है। और ये है तुम्हारा लेंटिसेल का डायग्राम, है ना। वैसे तो मुझे पता है स्टोमेटा तुम लोग देख चुके हो अच्छे से, है ना, तुम्हें पता है स्टोमेटा कैसा दिखता है। तो लेंटिसेल सोचा दिखाने ले आऊं, ये जो दिख रहे हैं ना तुम्हारे ये लेंटिसेल्स है, तुम्हारे नहीं मतलब ये बड़े बड़े पेड़ों के, ठीक है, ये दिख रहे हैं लेंटिसेल्स। सो ईच लिविंग सेल इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट एंड दिस इज ट्रू फॉर द लीव्स बट फॉर द थिक वुडी, है ना। वुडी के लिए आपको क्या देखने को मिलता है, वुडी स्टेम्स एंड रूट गैशियस डिफ्यूजेस थ्रू दी लेंटिसेल्स। सी डिफ्यूजन का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, आई डोंट थिंक सो कि आपको इसका मतलब नहीं पता होगा, बट स्टिल मेरा काम है थोड़ा सा बताने का, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि यार डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, है ना, सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू दी लोअर कंसेंट्रेशन। तो गैशियस ऐसे ही एक्सचेंज होती है। अगर इस रूम में जहां पे मैं तुम्हें अभी पढ़ा रही हूँ या मैं मस्त डिओड्रेंट डाल के खड़ी हो जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो ये पार्टिकल्स मूव करेंगे, यहां से कहां मूव करेंगे, लोअर कंसेंट्रेशन जहां पे नहीं है ना, हाई से फिर वो लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहां तक तो कहानी तुम्हें आई गेस समझ में आ गई होगी। अब द साइट फॉर रेस्पिरेशन कौन कौन से हैं, रेस्पिरेटरी अपैरेटस जहां पे आपको देखने को मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, हमारे अंदर होता है अगर हम अपनी भी बात करें, इवन प्लांट्स में भी बात करें, तो ये सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलती है। तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बच्चों बात करते हैं सबसे पहले, तो यार दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना, रेड कलर बहुत देर से यूज हो गया, एक होता है बच्चों ऑक्सीजन का प्रेजेंस, है ना, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, AERO, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, ठीक है, और ये तुम्हें पता है क्योंकि अभी सेल चैप्टर में तुम लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और एक होता है विदाउट ऑक्सीजन, है ना बच्चों, एक होता है क्या आपका विदाउट ऑक्सीजन, जिसको हमने क्या बोला है, एनएरोबिक, इसको हमने क्या बोला है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन अगर आपसे पूछा जाए
कि रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो हमें पता है रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। एरोबिक में होती है ऑक्सीजन, एनारोबिक में ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, ठीक है। तो वही चीज बताई गई है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन को आप लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो इसको पहले नोट डाउन करो, फिर उसके बाद एकदम बेहतरीन सा, बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही प्यारा सा एक टॉपिक लेके आती हूँ जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। पर पहले इसको तुम लोग लिख लो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, कंबशन, ये वर्ड तुमने सुना होगा, कंबशन। तो कंबशन में क्या होता है ना, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यहां पे भी होती है। मतलब ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं तो ये भी ऑक्सीजन जो रहता है वो नेसेसरी होता है कंबशन में। कंबशन क्या होता है, जब फ्लेम जलती है उसको ही अपन बोलते हैं, है ना। जब फ्लेम जलती तभी हम बोलते हैं कि उसको कंबशन हो रहा है। तो जब हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसको प्रोड्यूस होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मतलब ये आपका मेंशन है एनसीईआरटी में, तो मैंने आपको जस्ट बता दिया है, तो इतना सोचना मत। अब हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। यार ग्लाइकोलिसिस का मतलब ये था ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मींस ग्लूकोज, ठीक है, और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है बच्चों। ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है ना, है ना। छल से जो टूटे कोई सपना, वो वैसा नहीं है, ग्लूकोज टूट रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो तुमने खाया है, जो ग्लूकोज टूट रहा है और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म इन विच हेक्सोज शुगर अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे कोई पूछ सकता है कि क्या यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो आंसर होना चाहिए नो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, पूरा ऑक्सीडेशन नहीं होता है ग्लाइकोलिसिस में। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, ये 10 चेन की रिएक्शन होती है, 10 चेन रिएक्शन, मतलब इसके जो स्टेप्स होते हैं ना बच्चों, वो 10 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। और ये जो ग्लाइकोलिसिस हम देख रहे हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म में। अगर आपसे कोई पूछे साइट कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि ये साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको मैंने अभी जस्ट क्या बताया कि ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का टूटना, ठीक है, जहां पे आपको पार्शियल ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, 10 चेन की रिएक्शन है बच्चों, और साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिल रहा है यार, कि साइट जो है वो क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो यहां पे वही सेम चीज है कि ग्लाइकोलिसिस जो है ना वो कॉमन स्टेप है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि यार जरूरी नहीं है, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म और मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन शो करे, कुछ एनारोबिक भी करते हैं बच्चों। तो हम ये नहीं बोल सकते ना यार कि एनारोबिक है, ऑक्सीजन नहीं है, कुछ होता ही नहीं होगा, क्या ही होगा इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, होता है बट साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो मतलब उसमें आप ये बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट है यार, आपसे पूछा जा सकता है ना, कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो दोनों में देखने को मिलता है, यस, एरोबिक और एनारोबिक दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो, इसके मतलब क्वेश्चन ना टीचर्स कभी ऐसे घुमा के दे सकती है बच्चों कि ग्लाइकोलिसिस की जगह पे ईएमपी पाथवे डाल दे, है ना, ईएमपी पाथवे के नाम से तुम्हें दे दें, तो तुम डर मत जाना। ईएमपी मतलब मैडम ग्लाइकोलिसिस के बारे में पूछ रही है। ईएमपी नाम कैसे पड़ा, इन साइंटिस्टों के चक्कर में ही पड़ा है ये। एम्बेडेन हो गया, मेयरहॉफ हो गया एंड पैरेनस हो गया, ठीक है। इनने अपने अपने इनिशियल्स ले लिए नाम के, फर्स्ट लेटर्स, तो इन तीनों ने मिलके ईएमपी बना दिया। तो इसीलिए ग्लाइकोलिसिस को क्या बोला जाता है बच्चों, ईएमपी पाथवे के नाम से जाना जाता है। तो माइट बी देयर इज पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है कि ग्लाइकोलिसिस की जगह कभी कैसे बोले कि ईएमपी पाथवे के बारे में लिख दो या साइकिल लिख दो, तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो यार ये पाथवे समझने से पहले ना मैं चाहती हूँ कि तुम लोग साइकिल की तरफ ध्यान दो, जो मैंने यहाँ पे लेके आई हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले यहाँ पे समझो, बट थ्योरी तो तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जानो कि यार जो ग्लूकोज है ना, सबसे पहले हम इस तरीके से समझते हैं कि यार जो सुक्रोज है, सुक्रोज जो है वो बच्चों ब्रेक डाउन होता है 2 पार्ट्स में, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, टूटता है वो जब, तो पहला होता है आपका ग्लूकोज और दूसरा होता है आपका फ्रक्टोज, है ना,
फ्रुक्टोज या फ्रक्टोज कुछ भी बोल लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिखना सही है ना। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट मेक श्योर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो स्पेलिंग सही लिखना, ठीक है। तो यार ये जो टूटता है ना, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो जब ये टूटेगा तो यार ये दो चीज में टूटता है, एक होता है ग्लूकोज, तो दूसरा होता है फ्रक्टोज, ठीक है। अब ग्लूकोज जो होता है वो भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, तो यहाँ पे अब हमें इनकी साइकिल पढ़नी है ना। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो यार, थोड़ा सा ना मेरे को पेन पतला करना पड़ेगा, अदरवाइज एकदम कचरे जैसा लगेगा, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है वो कैसा है, 6 कार्बन कंपाउंड है। दिख रहा है तुम लोगों को यहाँ पे कि जो ग्लूकोज है हमारा बच्चों, वो 6 कार्बन कंपाउंड है ना, 6 कार्बन कंपाउंड है जो ब्रेक डाउन हुआ और उसने क्या बना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यार ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में एक एटीपी खर्च हो रही है। सिंपल सी कहानी है, कुछ ऐसा समझो, अगर तुम्हें कुछ पाना है ना, अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सामने वाले पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें लाइफ में या रिलेशनशिप में आना है, या फिर आप ये बोलो कि लाइफ में आपको कुछ अच्छा बिजनेस करना है यार, तो सबसे पहले क्या लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है। सिंपल सी कहानी है यार, पैसा लगाओगे तो पैसा मिलेगा, है ना। बिना पैसों के बहुत, या भले ही कम पैसा लगाओ, है ना, भले ही तुम कम पैसा लगाओ, लेकिन लगाना तो पड़ेगा, जिसको अपन बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, है ना। अभी तुम लोग मुझे पता है ऐसे बहुत लोग देख रहे होगे कि यार मुझे तो बिजनेस करना है, भले ही किसी भी चीज का करना हो, है ना। तो तुम लोग अगर बिजनेस करना चाहते हो, सबसे पहले बोलोगे ना कि यार पर पैसा लगाना पड़ेगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिना इन्वेस्टमेंट के तो होगा ही नहीं। वैसे यहाँ पे ग्लूकोज से हमें क्या चाहिए, पायरुविक एसिड चाहिए, है ना। तो यार जो पायरुविक एसिड है, मतलब 6 कार्बन से सीधा सीधा 3-3 कार्बन के 2 हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूल चाहिए पायरुविक एसिड के। तो यार जब ये टूटेगा ना तो कुछ ना कुछ तो लगेगी चीजें, है ना, और वो लग रही है एटीपी। तो जब बच्चों एटीपी से एडीपी बन रहा है, मतलब एटीपी मतलब एनर्जी खर्च हो रही है, तब यहाँ पे आके क्या जुड़ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, वो यहीं का ही फॉस्फेट ग्रुप यहाँ आके जुड़ जाता है। फिर उसके बाद ये साहब पीछे क्यों रहे, हम भी आएंगे, हम फर्स्ट, वही वाला हाल है, हम फर्स्ट। तो ये भी आ गए कि यार फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अगेन उस बेचारे को खर्च करना, अगेन जब वो टूटेगा तो फिर एक एटीपी लग जानी है। मतलब वो वही कहानी है यार, तुम लोग अगर चाह रहे हो कि यार मुझे ये लड़की पसंद है, तो पहले कॉफी पे तो ले जाना पड़ेगा, या सामने वाले को पैम्पर तो करना पड़ेगा, तभी तो ऐसा होता है ना कि यार आगे सारी चीजें तभी बढ़ पाएंगी, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। या फिर आप बिजनेस का एग्जांपल ले लो कि यार बनी बात है, पहले चीजें लानी पड़ेगी, जब तुम लाओगे, इन्वेस्ट करोगे, तभी तो तुम्हारी चीजें, जो भी तुम्हें बेचना है या जो भी तुम्हें जिसका बिजनेस करना है, वो आगे बढ़ेगा और फिर वापस से तुम्हें पैसा मिलेगा। ऐसा भी नहीं है, ठीक है, पैसा वापस भी मिलेगा, यहाँ कहीं पे ऐसा होएगा, बताऊंगी मैं, ठीक है। तो कहानी सिर्फ इतनी सी है, समझो कि यार पहले अगर आपने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपने क्या बनाया बच्चों, है ना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और जहां पे आपकी क्या खर्च हो गई, एटीपी खर्च हो गई, ठीक है। तो एटीपी खर्च हुई है। अच्छा, हर चीज के लिए एंजाइम्स होते हैं, है ना, हर चीज के लिए एंजाइम्स, कोई भी चीज अगर टूट रही है ना यहाँ पे, तो यार वो एंजाइम्स के कारण टूट रही है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं थोड़ा, अगर तुम लोग यहाँ पे आके देखोगे, है ना, कि यहाँ पे अगर अपन बात कर रहे हैं कि सुक्रोज जो हो रहा है वो ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है एंजाइम के थ्रू, और उस एंजाइम का नाम क्या है, इन्वर्टेज, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूं। तो अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि यार सुक्रोज टूट रहा है, सुक्रोज टूट रहा है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, तो वो इन्वर्टेज एंजाइम के थ्रू टूट रहा है। फिर उसके बाद ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलके सारी मतलब ग्लूकोज से फिर सारी रिएक्शन आपकी शुरू हो जाएगी। तो जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, आर phosphorylated to give rise to the glucose 6 phosphate in the presence of hexokinase enzyme, ठीक है। तो आपकी बुक में देखो वैसे बनाया नहीं गया है, बट लिखा जरूर है, तो आप लोग ऐसे ही समझना बच्चों कि यार यहाँ पे ये जो चीज टूट रही है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम, हेक्सो मतलब 6, है ना, हेक्सोकाइनेज एंजाइम के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज अपन डिस्कस करेंगे, पहले अपन ये समझ लेते हैं कि यहाँ से क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर उस साथ फिर एटीपी खर्च हुई, और एटीपी बच्चों फिर से जब खर्च हुई ना, उसके बाद क्या बना है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, जो कि अगेन 6 कार्बन कंपाउंड है। अब यार कहानी इतनी आ रही है ना कि अब बहुत हो गया, अब थोड़ा सा ना
लाइफ में थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि यार साथ में कोई और भी आ जाए, है ना, मतलब कोई सपोर्ट करने वाला भी आ जाए, या एक दूसरे एक जैसे हो, है ना, एक दूसरे में जो कन्वर्ट हो जाए वो वाली चीज। तो यार इनके साथ भी वही थी कि फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के बाद जब इनने ग्लिसरल्डिहाइड एक बनाया इनने एल्डिहाइड, तो दूसरा बनाया इनने कीटोन, है ना। थोड़ी सी केमिस्ट्री है बच्चों, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा इजी ही है। पहला ग्लूकोज था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फिर उसके साथ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फिर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना। फिर वहां से क्या बने आपके दो चीज, एक है बना आपका एल्डिहाइड, तो दूसरा बना आपका कीटोन, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है एक दूसरे के आइसोमर्स है, कभी कोई इसमें बदलता है, कभी कोई उस पे बदलता है, तो फाइनली इसको अपन इस नाम से बोलते हैं PgAl, पागल, PgAl और धप पागल, ऐसे अपन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो पागल है PgAl है, फिर उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है बच्चों। ये किस में कन्वर्ट होगा, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब यहां पे क्या हो रहा है, NAD से NADH बन रहा है बच्चों। हालांकि इसका यूज मैं आगे आपको बताऊंगी, अभी इतना ही जानो, NAD+ से NAD से NADH प्लस H पॉजिटिव आयंस निकल रहे, ठीक है। ये हो गया है यहाँ पे आके आपका 3 कार्बन का कंपाउंड, ठीक है, लेकिन 2-2 ले रहे हैं अपन, है ना। एक चीज समझना कि यार एक ग्लूकोज है ना, ये एक ग्लूकोज कंपाउंड है ना, एक ले रहे हैं अपन, ठीक है, और जो कि 6 कार्बन का है, और 3 कार्बन में ये डिवाइड होगा, मतलब जिसको अपन ने पायरुविक बोला है। फिर उसके बाद बच्चों क्या बनेगा, अगेन यहां से 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। यहां से 1 गायब हो गया, लेकिन अगेन वही कहानी है कि अब यहाँ पे उल्टी चीज, उल्टी गंगा बह रही है बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ADP से ATP, है ना। अब पहले तो वहां पे एनर्जी खर्च हो रही थी, अब यहाँ पे एनर्जी आ गई है, ठीक है, मतलब तुम्हारे पास पैसा आ गया है फाइनली। फिर उसके बाद ये क्या हो गया, अब ये 2 जो लिखा है ना बच्चों, देखो 2 नाम है ना, एक ट्रायोस फॉस्फेट, हर जगह तुम्हें ट्रायोस फॉस्फेट लिखा है, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज मत हो ना तुम लोग, अगर इसको 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी लिख रहे हो या फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी लिख रहे हो, सही लिख रहे हो, बट इंटू 2 जरूर लगाना, ठीक है, मतलब 2 कंपाउंड है ना, ठीक है। तो यहां से 3 कार्बन से फिर उसके बाद क्या बना, 2 कौन से कंपाउंड बने, 2-फॉस्फोग्लिसरेट बने, फिर यहाँ पे वाटर निकला, एंड देन यहां से आपको क्या मिल रहा है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अगेन यहाँ पे एनर्जी बनी है। देखो समझो, पहले स्टार्टिंग के फेज में ना 2 एनर्जी खर्च हो गई थी, तो मैं अगर याद हो तो मैं बोल रही थी ना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, कलर चेंज करती हूँ अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा बच्चों, पिंक ले लेती हूँ सुंदर सा, है ना। तो यहाँ पे समझो कि यार यहाँ पे भी ATP खर्च हुई है, यहाँ पे भी ATP खर्च हुई है, लेकिन फाइनली यहाँ पे वापस आ गए। एक तो ये हो गया, तो दूसरा कहाँ गया यार, हाँ एक ये हो गया, ठीक है, समझ गए, एकदम से दिखा नहीं मुझे। चलो उसके बाद फाइनली आपका क्या बन गया, 2-पायरुविक एसिड, मतलब कि 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बन गए, है ना, इंटू 2 लिखा है, तो मतलब 3x3, है ना। तो यहाँ पे 3x2, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि हमने कितने टोटल 10 स्टेप में बच्चों ग्लूकोज से क्या बनाया है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाया है। बच्चों ध्यान से सुनो, वैसे तो तुम लोगों ने यार ये रिएक्शन 10th में पढ़ी होगी, इट्स वेरी ऑब्वियस, इतना छोटा तो नहीं है ये, है ना। तुम लोगों ने पाथवे के नाम से पढ़ा होगा, ठीक है, एरोबिक और एनएरोबिक पाथवे के नाम से तुमने पढ़ा ही होगा, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या मैं बता रही हूँ कि यार ग्लूकोज से जो बन रहा है पायरुविक एसिड वो इतना आसान नहीं है। वैसे तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है, लेकिन ये कितने स्टेप्स में होता है बच्चों, 10 स्टेप्स में होता है, ये याद रखना। और अभी बता दे रही हूं, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी इतना वैसा नहीं है यार कि मैडम ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है, सिंपल सा ग्लूकोज टूट के पायरुविक एसिड बना रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब थोड़ा सा ना मैं तुम लोगों को क्या बता देती हूँ, इसके बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमने हेक्सोकाइनेज पढ़ा था, फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो रहता है वो आइसोमराइज रहता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोफॉस्फेट आइसोमेरेज, ठीक है। अब देखो कहीं कहीं तुम देखो
एंजाइम्स पता होने चाहिए, बट अगर आप जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं याद आ पा रहा है, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट मेक श्योर कि आपकी जो बुक में साइकिल बनी है आप एटलीस्ट उसको अच्छे से थॉरोली पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो रहता है वो एटीपी से रिएक्ट करता है ना, एटीपी हमने ध्यान से समझी थी, कर चुकी थी, तो 1,6 बिस फॉस्फेट, और कौन से एंजाइम के थ्रू हुआ है, क्योंकि वो फॉस्फेट ग्रुप भी है, फ्रक्टोज भी है, तो काइनेज मतलब टूट रहा है, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज आ गया, क्योंकि यहाँ पे फ्रक्टोज भी था, फॉस्फेट ग्रुप भी था, और काइनेज मतलब टूटता है, तो हमने वो चीज पढ़ी, ठीक है। द फ्रक्टो 1,6 बिस फॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू ढप एंड पागल, बता चुकी हूं मैं, और कौन से एंजाइम्स के थ्रू, एल्डोलेज के थ्रू, एल्डोलेज के थ्रू। कभी भूल भी जाओ तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, बस याद रखना यार कि जब तुम लोग साइकिल बनाओ ना, प्लीज मेक श्योर, आई रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा ध्यान से बनाना, ठीक है। एंजाइम्स एक दो अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं चलता है, लेकिन वो नहीं चलेगा जो मैं बोल रही हूं कि भाई पता होना चाहिए तुम्हें साइकिल तरीके से लिखना। तो धप इज ऑल्सो आइसोमराइज्ड ऑफ पीजीएल, मैं बता चुकी हूँ, आइसोमराइज्ड है ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर ध्यान से देखो तो इस जगह पे है ना, ये एक साइन बना हुआ है, तो इसका आइसोमराइज वाला सीन है, ठीक है। तो यहां पे आप देखो कहां चलेगा यार अपन, हाँ, सो दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, सो पीजीएल इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हुआ, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ था, ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, बस अपन उसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं। सो द ऑक्सीडेटिव गिव्स 2 ऑफ NADH2, आगे क्या यूज होगा इसका मैं बताऊंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द ग्लिसरेट, है ना, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो हाइड्रोजिनेज एज वर्ड जहां भी आए आप समझ जाना, ये एंजाइम्स के बारे में बात करिए, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो यहां पे आप देखो तो बीपीजीए जो रहता है वो पीजीए में कन्वर्ट हुआ है, मतलब यहां पे ये बात करी गई है, बीपीजीए जो है वो कन्वर्ट हुआ है पीजीए में यहां पे, ठीक है। तो वो शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप तो पूरा लिखना भैया, टीचर्स का कोई भरोसा नहीं, गुस्से में आके मालूम पड़े जिस दिन कॉपी चेक करें बोलिए क्या है, बीपीजीए पीजीएल डीएचएपी, पूरा लिखो, है ना, ये मत करना तुम लोग, ठीक है। सो दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड अनदर एटीपी इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ पीईपी टू पायरोविक एसिड, हमने तो लास्ट क्लास में पढ़ा ही था, एनर्जी तो वापस आ गई थी, एटीपी वाली जो खर्च हुई थी वो वापस भी आ गई है, ठीक है। तो वही कहानी उन्होंने रिपीट करके बताई है। तो पायरोविक एसिड की मैं बात करूं, पायरोविक एसिड इज देन की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, मेन जो प्रोडक्ट बना है ना वो ग्लाइकोलिसिस का कौन सा बना है, पायरोविक एसिड बना है। अभी आगे इसका भी रोल है, ऐसा नहीं है, बट वो बहुत इजी साइकिल्स है, मतलब ऐसा कुछ बहुत ऐसा ड्रास्टिक ऐसा, हाँ ये क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सब आराम से पढ़ना है। सो there are 3 major ways in which the different cells handle pyruvic acid and produced by the glycolysis, कौन कौन से हैं, lactic acid fermentation, alcoholic fermentation and aerobic respiration। हम ये एक एक चीज पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। अभी आगे सब एक एक चीज पढ़ना, आराम से पढ़ना है, बिल्कुल टेंशन मत लेना प्लीज, टेंशन लेके पढ़ोगे तो मुझे भी डर लगेगा कि यार तुम लोग कुछ गलत ना पढ़ लो या गलत ना लिख के आ जाओ, तो आराम से पढ़ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि यार फर्मेंटेशन जो रहता है वो हमने देखा है कि एनएरोबिक कंडीशंस में देखने को मिलता है, 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल तुम नहीं बोल सकते नहीं पढ़ा नहीं समझ में आया, 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो ना, है ना, पढ़ रहे हो ना, तो मुझे भी पता तुम लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। इन मेनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। तो फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑर्गेनिज्म ऑप्ट क्रैब साइकिल, ठीक है। अभी क्रैब साइकिल कौन सी बला है वो मैं बताऊंगी, ठीक है, 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो दिस रिक्वायर ऑक्सीजन सप्लाई, यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ती है, कोई यहाँ पे कहीं भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, मैं पहले ही बता दूं, कहीं भी बता दो तुम्हें अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई हो तो, ठीक है। लेकिन अब इसमें पड़ेगी बच्चों, इसमें तो पड़ेगी, क्रैब साइकिल जो मैं पढ़ाऊंगी ना उसमें तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम लोग पहले तो ये लिख लो प्लीज नोट्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। रोक दो, 1 मिनट रुकना। चलो
तो ये था बच्चों ग्लाइकोलिसिस के बारे में, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जहां पे हमने ये बोला कि यार यहाँ पे होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं फर्मेंटेशन की तरफ। तो यार फर्मेंटेशन में क्या होता है यार, ये चीज हमें सीधी सी बात है यार, हम ये यीस्ट में देखते हैं या फिर एनएरोबिक कंडीशंस में देखने को मिलता है हमें फर्मेंटेशन। ठीक है, मतलब हमारे अंदर भी होता है तब जब हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बच्चों, तो हमारे अंदर क्या बनने लगता है, लैक्टिक एसिड। जब आप विगरसली एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना, या फिर आप काफी ज्यादा एकदम थक गए हो, मालूम पड़ा मम्मी ने बुलाया है और डर के मारे फटाफट दौड़ते हुए जा रहे हो, तो अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का लैक होता है, जिसके कारण क्या बनने लगता है हमारी बॉडी के अंदर, लैक्टिक एसिड बनने लगता है। वैसी सेम चीज बच्चों, ये चीज हमें यीस्ट में भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो एनारोबिक कंडीशन में हमें दो चीज देखने को मिलती है, जहां पे पायरुविक एसिड बच्चों कन्वर्ट होता है इथेनॉल में और लैक्टिक एसिड में। ठीक है, तो यहां पे आप समझो जो एंजाइम यूज होता है ना, अगर कन्वर्ट कर रहा है, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो कौन सा एंजाइम यूज होता है, पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेज मतलब कि वो किसमें तोड़ रहा है उसको, कार्बन डाइऑक्साइड में, और जब अगर वो एल्कोहल बना रहा है तो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। वैसे जो तुम्हारी बुक में एक टेबल बना है रिएक्शन का, वो मैं बताऊंगी जरूर, बट एंजाइम एक बार पहले देख लो। फिर कुछ सम बैक्टीरिया जहां पे लैक्टिक एसिड, जैसे आप बोल सकते हो पायरुविक एसिड से बनता है। ठीक है, और कौन से एंजाइम्स के थ्रू बनता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। और जो रिड्यूसिंग एजेंट रहता है वो NaDH प्लस H पॉजिटिव रहता है, जो रीऑक्सीडाइज हो जाता है NAD में। तो यार देखो यहाँ पे जो तुम्हें NaDH मिला था ना, यहाँ पे जो मैंने तुम्हें बताया था, तो यार ये फाइनली आगे चल के क्या बनाएगा, ATP बनाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का तुम ये समझ लो कि तुम्हारे पास एक ऐसा सोना है ना, जो तुमने संभाल के रखा है और तुम उसको क्या करोगे, आगे चल के यूज करने वाले हो। ठीक है, वो वाली कहानी है। तो अब यहाँ पे देखो कि यार दोनों फर्मेंटेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है बच्चों, ये याद रखना। हमारे अंदर है ना, जो हम अपनी रिएक्शंस की बात करते हैं, हमारे अंदर जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें 38 मॉलिक्यूल या फिर कहीं कहीं 36 भी लिखा है, कंफ्यूज मत होना, 36 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है। ये तुम्हें मैं एक्स्ट्रा चीज है जो बता रही हूँ, विच इज नॉट मेंशन इन योर NCERT, बट मैं बस आपको बता रही हूँ कि कहीं कहीं क्या होता है ना, 36 भी लिखा रहता है। तो डर मत जाना कि यार हमने पढ़ा है 38, यहां लिखा है 36 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है। ठीक है, तो यार यहाँ पे आप देख रहे हो कि लेस देन 7% जो है एनर्जी रिलीज होती है, of the energy in the glucose is released and not all of it is trapped as high energy bond of ATP। तो अगर मैं बात करूं when one molecule of glucose is fermented, है ना, अगर एक molecule of glucose ferment हुआ है अल्कोहल में या फिर लैक्टिक एसिड में, तो सिर्फ आपको 2 molecule of ATP ही बनते हुए नजर आएंगे बच्चों, समझो। ठीक है, अगर मैं फर्मेंटेशन की बात कर रही हूं, अगर आपके ग्लूकोज से है ना अल्कोहल बन रहा है या फिर ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बन रहा है, तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP निकलते हैं। लेकिन हम अगर अपनी बात करते हैं एरोबिक की या सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, जो भी हम अपनी बात कर रहे हैं, वहां पे हमें एनर्जी की जरूरत ज्यादा पड़ती है, इसलिए हमारे अंदर 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP निकलते हैं या फिर 36। देखो अब वैसे तो अपन NCERT पढ़ रहे हैं तो अपन 38 ही बोलते हैं, ऐसे डरो मत। अब जैसे यहां से लेकर यहां तक हम पढ़ चुके थे, नहीं एक्चुअली देखा जाए तो यहां तक पढ़ चुके थे, याद करो ये ग्लूकोज से सारे स्टेप्स हमने पढ़े थे ग्लाइकोलिसिस में। तो अब पायरुविक एसिड इज कॉमन, है ना, अब या तो फिर वो अल्कोहल बनाएगा या तो फिर वो लैक्टिक एसिड बनाएगा। तो अगर वो लैक्टिक एसिड बना रहा है ना, तो लैक्टिक एसिड बना रहा है तो NaDH H पॉजिटिव से NAD बन रहा है। ठीक है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कौन सा एजेंट है बच्चों, यहां इसको मार्किंग कर लो, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, एंड सेम यहाँ पे भी रिडक्शन होके क्या बना रहे हैं, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, दैट मीन्स कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है इधर, डी कार्बोक्सिलेज, समझो, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना, तो पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज हो रहा है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। और अल्कोहल जो बन रहा है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के कारण बन रहा है। एंड लैक्टिक एसिड जो बन रहा है वो कौन से एंजाइम के थ्रू बन रहा है,
लैक्टिक या लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, तो ये था तुम्हारे फर्मेंटेशन के बारे में। ठीक है, तो इसको पहले नोट डाउन कर लो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां तक की जो साइकिल है ना, कौन सी वाली बच्चों, ये यहां से यहां तक का, दिस इज कॉमन, वो ग्लाइकोलिसिस का ही है। ठीक है, फिर पायरुविक एसिड से दो साइड से उन्होंने डिवाइड किया है, ये हम पाथवे में भी पढ़ते। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों एरोबिक की तरफ। चलो अब बढ़ते हैं आगे अपन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अभी तक हमने बच्चों ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था कि यार ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में, और जब आगे फर्दर जब हम बात करते हैं आगे जो भी रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलेगा, मतलब कि ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज टूटने के बाद जो भी रिएक्शन होगी वो कहां देखने को मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यार बच्चों यहाँ पे देखो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलती है। मतलब जो पायरुविक एसिड जो बना था हमारा, वो हमारा कहां बना था, साइटोप्लाज्म में, और फिर अब बाकी की जो भी रिएक्शन होगी वो बनेगी कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यार यहाँ पे जो पायरुविक एसिड था, जो हमने यहाँ पे ध्यान से देखो पढ़ा था कि यार जो पायरुविक एसिड है वो कैसा था, 3 अलग अलग उसका बना था, है ना। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि ये 3 कार्बन कंपाउंड था, 3 कार्बन का था, लेकिन क्योंकि ये 6 कार्बन का ग्लूकोज था तो ये टूटा था, तो हमने क्या किया था, इंटू 2 कर दिया था यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं एरोबिक की, तो जो पायरुविक एसिड है वो है 3 कार्बन का। तो यहां पे रिएक्शन में देखा जाए तो 3 कार्बन का जो कंपाउंड है वो क्या करेगा, सबसे पहले तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, अब बचे कितने, 2 कार्बन, तो उस 2 कार्बन से ये क्या बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। पर हाँ आपको यहाँ पे कोएंजाइम एक ऐड करना पड़ेगा, तब जाके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। तो इसको कहते हैं अपन क्या, लिंक रिएक्शन, जहां पे आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन बच्चों देखने को मिलेगा, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में, है ना। ग्लाइकोलिसिस में अभी तक हम पढ़ रहे थे कि पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है वो कहां देखने को मिलता है, एरोबिक के माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान से देखो, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम्स लीविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाउ the passing of all the electron removed a part of hydrogen atom to molecular oxygen with simultaneously synthesis of ATP। आगे चल के वो बनाएगा ATP ही। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा यही है बच्चों कि यार यहाँ पे सबसे पहले आप इतना समझो कि यहाँ पे जो 3 कार्बन का था, है ना, जो 3 कार्बन का था पायरुविक एसिड, वो अब टूट रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो हमें देखने को मिल रहा है, तो इसमें से कि एक तो ये निकल गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, एक आपका एसिटाइल बना, एसिटाइल जो कि 2 कार्बन का है, लेकिन कोएंजाइम में आपको यहाँ पे ही ऐड करना रहेगा, तो फिर वो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है। एंड ऑब्वियसली NAD जो है वो क्या बना रहा है, NADH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये है आपकी कौन सी रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लिंक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों अपन इसको, लिंक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो यार इसको हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन वर्ड इसलिए यूज किया बिकॉज आपने कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया है। ठीक है, तो पायरुवेट विच इज फॉर्म बाय द glycolytic catabolism of the carbohydrate in the cytosol after entering the mitochondrial matrix। हाँ यार सिंपल सी बात है कि यार ये सब जो चीजें हो रही है, फर्स्ट इवेंट आपको मैट्रिक्स में देखने को मिल रहा है, सेकंड इवेंट आपको इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बाय द कॉम्प्लेक्स सेट्स ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द पायरुविक डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द पायरुविक डिहाइड्रोजनेज रिक्वायर्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स इंक्लूडिंग NAD एंड कोएंजाइम A। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यार कोएंजाइम A का भी एडिशन होगा और NAD जो रहेगा वो NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD बनेंगे, क्योंकि शुरुआत ही वहीं से हुई थी ना, इंटू 2 ही तो था ना ये बच्चों, याद करो ना, है ना, ग्लाइकोलिसिस में इंटू 2 ही था। तो यहाँ पे भी
दो ही बनेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि NAD आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस। तो वो सोचो जो शुरुआत वहां से हुई थी, जो 6 कार्बन का जो कंपाउंड टूटा था ग्लूकोज, लास्ट में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड बनाया था जो 3 कार्बन का था, तो वो 2 जो बने थे वो 2 इंटू 2 अभी तक होता हुआ चल रहा है, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां पे क्या बता रहा है, द एसिटाइल कोएंजाइम देन एंटर टू द साइक्लिक पाथवे, जिसको हम सिट्रिक एसिड या फिर TCA या फिर क्रैब साइकिल के नाम से भी जानते हैं। मतलब अब ये जो है एसिटाइल कोएंजाइम A जो बना है लास्ट में, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, अब ये जाएगा आगे फर्दर रिएक्ट करने, है ना। अब ये बनेगी एक और साइकिल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने TCA साइकिल या फिर हमने क्या बोला है, क्रैब साइकिल के नाम से भी जाना है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर क्रैब साइकिल। ठीक है बच्चों, तो यहां तक समझ में आया, पहले इसको लिख लो आप लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो, तो अब बढ़ते हैं आगे अपन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर क्रैब साइकिल। ठीक है, तो यार बच्चों ये एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका खुद का ही नाम क्रैब था। ठीक है, इसलिए इसका नाम कुछ ऐसे ही पड़ गया, ट्राई कार्बोक्सिलिक या फिर क्रैब साइकिल। सो ट्राई कार्बोक्सिलिक क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड 3 निकलते हैं, इसलिए इसका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक रख दिया। सो दिस साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड दी TCA बिकॉज इनिशियल प्रोडक्ट इनका कैसा रहता है, सिट्रिक एसिड रहता है। तो यार ये थ्योरी पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपनी ये जो बुक में एक साइकिल बनी हुई है ना, थोड़ा उस पर ध्यान दे लो। हाँ, कुछ चीजें थोड़ी 1-2 ऐसी एक्स्ट्रा में लेके आई हूं, तो चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हो, अच्छा अपने लिए ही है। तो यार यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा था, एसिटाइल कोएंजाइम A। तो हमने ये बोला कि यार जो एसिटाइल कोएंजाइम है अभी आगे फर्दर रिएक्ट करेगा, मतलब अब इसकी प्रॉपर हमें एक साइकिल देखने को मिलेगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि यार ये क्या था हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A। तो एसिटाइल कोएंजाइम A ने सबसे पहले क्या बनाया बच्चों, आपका सिट्रेट, किसके प्रेजेंस में, सिट्रेट सिंथेटेज के प्रेजेंस में, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। अब धीरे धीरे करके इसके कार्बन कंपाउंड कम होते रहेंगे, है ना, कार्बन कम होते जाएंगे। ठीक है, तब इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक बोला गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों, आइसोसिट्रेट। ठीक है, एक ऑर्गेनिटेज एंजाइम के थ्रू, जो कि 6 कार्बन है, सिंपल सी बात अभी चल रही है। फिर आइसोसिट्रेट से क्या बन रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारेट। ये इकलौता ऐसा है जो 5 कार्बन कंपाउंड हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये आप ऐसे समझो, पहले सिट्रेट बना, फिर आइसोसिट्रेट बना, फिर उसके बाद 5 कार्बन का कंपाउंड बना। क्यों 5 कार्बन का बना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिहाइड्रोजनेस या फिर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के प्रेजेंस में, जहां पे 1 कार्बन इसका निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, जिसके कारण ये 6 कार्बन से 5 कार्बन का एक कंपाउंड बन गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे NAD से NADH बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यहां से अल्फा कीटोग्लूटारेट से क्या बन रहा है, सक्सेनाइल कोएंजाइम A। सक्सेनाइल कोएंजाइम A बन रहा है। ठीक है, मतलब अगेन यहां से 5 कार्बन से ये 4 कार्बन का कंपाउंड कैसे बना, क्योंकि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज हुआ है, प्लस कोएंजाइम A कैसे हुआ, क्योंकि यहां पे आके कोएंजाइम A जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक GDP से GTP बन रहा है, बट अल्टीमेटली वो ATP ही बनाएगा, तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ADP ही बनाने वाला है ATP से, तो वो आप समझ जाना, ये चीज तो कोई ऐसा वो रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। फिर हम बात करते हैं किसमें, सक्सिनेट में। सक्सिनेट अगेन वो कैसा, 4 कार्बन कंपाउंड बना। फिर यहां से फ्यूमारेट बना, अगेन 4 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे FAD से क्या बन रहा है बच्चों, FADH बन रहा है। अभी मैं ये बताऊंगी कि यार ये फाइनली चल के ATP ही बनाएंगे, ये जो NAD हम पढ़ रहे हैं, NADH पढ़ रहे हैं, FADH पढ़ रहे हैं, बट अल्टीमेटली ये ATP ही बनाने वाले। ठीक है, फिर यहाँ से फ्यूमारेज के बाद मैलेट बनेगा, जो कि अगेन 4 कार्बन कंपाउंड है, एंड देन फाइनली आपका क्या बनेगा, ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा। तो यार बच्चों यहां पे अगर देखा जाए, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार NAD कितनी बार यूज हुआ है, तो यार एक तो ये हो गया अपना NAD जो यहां लगा है। ठीक है, दूसरा अपना एक यहां हुआ है ना, और तीसरा मैंने जस्ट आपको एक ये बताया है।
ठीक है। और अगर मैं बात करूं FAD की, तो FAD भी हमें कितना देखने को मिला है, एक बार तो देखने को मिला ही मिला है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि यार ये जो साइकिल मैंने बताई है वो एक ग्लूकोज के हिसाब से बताई है, ठीक है। ये जो साइकिल है ये ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के हिसाब से बताई है, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के हिसाब से बताइए बच्चों, है ना। तो यहाँ पे तो हम 2 चला रहे हैं क्योंकि शुरुआत तो 2 से ही हुई थी 6 कार्बन से। तो यहाँ पे ध्यान से समझना कि यार एक वेरी इंपॉर्टेंट, एक NAD है ना, एक NADH हमेशा याद रखना 3 ATP बनाता है। हालांकि वो अभी हम उसको यूज नहीं कर सकते, बट आपको ये पता होना चाहिए कि एक NAD 3 ATP बनाता है और एक FAD 2 ATP बनाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपके कौन से ग्लाइकोलिसिस की साइकिल में, तो यार यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो एक आपका मॉलिक्यूल बन रहा था किसका, NAD का। तो एक NAD कितना बना रहा होगा, अगर मैं बात करूं कि अगर एक NADH है तो वो कितना मॉलिक्यूल ऑफ ATP बना रहा होगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। और रनिंग में अपने साथ कितने थे, 2 ATP थे, समझ रहे हो। रनिंग में कितने थे अपने पास, 2 ATP थे, मतलब इंटू 2 करोगे तुम लोग तो 4 होनी चाहिए यार उस हिसाब से, सीधी सी बात है। लेकिन यार जब 2 ATP से 4 बन रहे हैं, लेकिन यार यहाँ 2 खर्च भी तो हुए, जिसने खर्चा किया उसको वापस भी तो करना पड़ेगा। तो यार उसी हिसाब से अपन इसको क्या बोल देते कि यार नहीं, टोटल जो थे वो 4 थे, लेकिन जो नेट है वो कितने हैं हमारे पास, 2 है, ठीक है। तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, 2 ATP बोलते। तो ओवरऑल अगर मैं इसको इंटू करूंगी तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, 6 ATP देखने को मिलेगा। कहानी इतनी सी है, बस इतना ही समझाया है कि एक NADH 3 ATP देता है, ठीक है। यहां तक इतना जान लो। साइकिल 2 की थी तो इंटू 2 कर दिया तो 6 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे साइकिल 2 की थी तो एक ही, वैसे तो 3 ही, एक ही यूजर है तो एक ही होगा, और 2 ATP यहाँ पे थे, वैसे 4 थे लेकिन एक एक अपन ने दे दिया। अब इस जगह में लिंक्ड रिएक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी तो था NADH, याद करो इधर भी था, तो इंटू 2 तो 3 बना रहे थे, ये तो 3 बना रहे थे, ये तो हो गए 6 ATP, 3 बना रहे थे, ये हो गए यहाँ पे 6 ATP। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको टोटल 3 और ये 2 है ना, तो यहां पे हमें टोटल 8 ATP देखने को मिल रहे हैं बेटा, है ना। अपन ने थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे गलत कर दिया, तो यहाँ पे हमें 8 ATP देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो कहानी सिर्फ इतनी सी है कि यार 2 के हिसाब से अगर आप देखो तो ये 2 की साइकिल थी तो इंटू 2 करा तो ये हो गए 6, और यहाँ पे बने थे 4, जहां पे 2 हमने ऑलरेडी दे दिए, तो यहाँ पे टोटल हमें कितनी देखने को मिली ATP, 8 ATP देखने को मिली। तो एक तो ATP तुम्हारी है 8, ये कैलकुलेट हो गई, प्लस तुम अपना ये वाला 6 भी कैलकुलेशन का करके चलो, एक NADH यहाँ पे भी बना था, इंटू 2 किया तो 6 ये हो गया। और यहाँ पे हमें फाइनली यहाँ पे कितनी टोटल देखने को मिल रही है, अगर तुम इन सब को है ना 18 + 4 प्लस कितना 8 + 6 करोगे तो टोटल तुम्हें 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलेगा, समझ रहे हो। जो एक एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ATP मिलता है, ठीक है, वो हमें टोटल कितना मिला, 38 देखने को मिला, समझे बच्चों। तो ये था तुम्हारा किसके बारे में, क्रैब साइकिल के बारे में। सो एसिटाइल कोएंजाइम A कंबाइन विद OAA, ठीक है, वो मैं बता चुकी हूं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और जहां पे आपने सारे एंजाइम्स के प्रेजेंस में देखा, फिर कोएंजाइम A रिलीज हुआ, फिर वही सारी चीजें बताइए बच्चों, ठीक है, कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अलाउ द साइकिल टू कंटिन्यू एंड देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD+ इज रिड्यूस्ड टू NADH। हाँ, ये 3 जगह तो था ना, अभी हमने तभी तो लिखा। फिर उसके बाद अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, 2 ATP एंड 2 पाइरुवेट while undergoing the glycolysis। मतलब वही जो मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस का बता रही थी बच्चों, वही सेम चीज यहाँ पे थ्योरी में लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों तुम्हारी ये वाली साइकिल। तो पहले इसको तुम लोग देख लो, कोई कंफ्यूजन ना हो, और इसको प्लीज IMP जरूर लिख लो, ठीक है।
तो बच्चों ये था हमारा क्रैब साइकिल के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यार, जो हमने ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस में वैसे तो पढ़ रखा है, बट ठीक है यार फिर से पढ़ लेंगे, कुछ हो तो नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, जब जब हम कोई चीज नहीं पढ़ते हैं ना, उसमें एड ऑन्स होते ही है। मैम ने बोल बोल के ये तो पका दिया होगा ना तुम लोगों की, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हमेशा कुछ ना कुछ नया ले आती है। अब क्या करूं यार, मेरी भी क्या गलती, अब दिया है तो पढ़ाना तो पड़ेगा। बट हाँ, मैं उसको आसानी से जरूर पढ़ा पा रही हूँ कि तुम्हें आसान फॉर्म मिल रहा है, कि मतलब आसानी से मैम बता रही है तो हमें समझ में भी इजीली आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक कहानी सुनो यार, कि ग्लूकोज जब हमने ग्लाइकोलाइसिस की मैंने बताई थी कहानी यार, कि यार ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो कहाँ हो रही थी, साइटोप्लाज्म में हो रही थी। वो कहाँ हो रही थी, साइटोप्लाज्म में हो रही थी, है ना। फिर उसके बाद अपन ने क्रैब के बारे में पढ़ा कि क्रैब साइकिल कहाँ हुआ, तो हमने वो चीज पढ़ी कि यार वो चीज हमें देखने को मिल रही है मैट्रिक्स में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर अब ये जो ETS है, ETS जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन कुछ भी बोलो, ये चीज हमें कहां देखने को मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगी। सी हुआ क्या है ना, अभी तक NADH, NAD, FAD जितना भी बन रहा था सारी साइकिल्स में, तो वो हमने एक बचा के रखा था। एक फंड्स होते हैं ना हमारे पास, कि हम इमरजेंसी फंड्स हो गए, या फिर कुछ ऐसा बोल लो कि यार तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, तुमने वो चीज बचा के रखी है कि यार दोस्तों को या तो मैं उसमें पार्टी दूंगा एकदम आलीशान वाली, है ना, जिसमें अपना नंबर एकदम बेहतरीन बढ़ जाए। जैसे आजकल तुम लोग ऐसा सोचते हो कि बड़ी जगह पे पार्टीज देना है सो कूल, है ना, वैसी वाली कहानी। या फिर आप ये सोच लो कि यार मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं उसमें अभी क्या करूंगा, आने वाले टाइम में PS जरूर ले लूंगा या ले लूंगी। लड़कियों को कुछ और चीज का शौक होता है, कॉस्मेटिक्स या फिर कपड़े वगैरह, ड्रेस वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रेस है ना, जो तुम लोग पहनोगे अपने बर्थडे के टाइम पे। तो अपन ऐसा सोच के चलते हैं। और जो बाकी जो आपकी पॉकेट मनी या जो रैंडमली आपको मम्मी पैसे दे देती है, उससे आप अपने डेली के खर्चे पूरे करते हो। लेकिन कुछ अमाउंट ऐसा होता है जो आप उसको फंड में रखते हो कि यार मैं इसको आने वाले टाइम पे यूज करूंगी। वैसे इन लोगों की भी वैसी ही कहानी है यार, है ना, कि यार ATP जो बनी, नेट ATP जो बन रही थी, जो उन्होंने बनाई थी, वो तो ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली जो NAD और जो FAD बन रहा था, वो क्या कर रहा था, अल्टीमेटली उसको सेव करके रख रहे थे। क्यों? क्योंकि अब वो आने वाले टाइम पे क्या बनाएगा, अब वो ATP बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहानी है बच्चों कि ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यार ये जो तार है ना बहुत अड़ता है, मतलब मैं 2-3 बार बच गई हूं यहां से गिरते गिरते। तो ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते या ट्रांसफर होते। यार ये चीज हमने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ी थी कि यार इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते, है ना। तो यहाँ पे भी हमें वही चीज पढ़नी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, बट थोड़ा सा अलग है। अच्छा याद करो, मैंने तुम लोगों को ETS में ये भी बताया था कि यार उनमें होते कैरियर्स, है ना। तो यहाँ पे हम कैरियर्स के थोड़े नाम भी पढ़ेंगे, 2-4 नाम है, बस उसको पढ़ना है। आई नो वो थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा है, बट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये बच्चों टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझो कि यार यहाँ पे रहते कंपार्टमेंट्स या फिर कॉम्प्लेक्स, है ना। आप कुछ भी बोल सकते हो, कंपार्टमेंट बोल सकते हो या फिर कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, क्योंकि एक से दूसरे कॉम्प्लेक्स, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, ऐसे करके 5 कॉम्प्लेक्स होते, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। एक कॉम्प्लेक्स ये हो गया जिसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर 1 बोला, जिसको हमने NADH डिहाइड्रोजिनेज उसका नाम है बच्चों। फिर एक कॉम्प्लेक्स आपका ये हो गया जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है। अब यार मैम 1 के बाद तो 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, फिर आपने पहले क्यों 3 कर दिया, क्योंकि यार इसका है ही कुछ अरेंजमेंट वैसा, है ना, ऐसे मत सोचना, बट इसका अरेंजमेंट ही कुछ वैसे ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर 2, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर उसके बाद 4 आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे आप उसका नाम बोल देते हो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। एंड देन लास्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर 5, जहां पे आप क्या देखते हो कि ATP का सिंथेसिस हमें देखने को मिल रहा है। सो बच्चों फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा याद करो, और तुम्हें मैंने जस्ट अभी बताया यार कि फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन्स, जब हम ETS पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे ऐसे जगह जा रहे थे और एनर्जी रिलीज हो रही थी, है ना, एनर्जी भी रिलीज होती। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है। अब यहाँ पे एक और चीज है जो ले जाने का काम करेगा, वो कैरियर करता है ना। साइटोक्रोम वहां पे भी पढ़ा था, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें 2-4 नाम है ना, 2-4 नाम है।
वैसे 2-4 से तो ज्यादा ही है, बट ठीक है, अब ऐसे बोलते हैं ना 2-4 तो तुम लोग थोड़ा खुश हो जाओ, मैं भी चाहती हूँ तुम लोग भी खुशी खुशी पढ़ो, ठीक है। तो कुछ कुछ कैरियर्स के नाम है बच्चों जो हमें जानना जरूरी है, ठीक है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि उन्हीं के बिहाफ पे, अब सीधी सी बात है यार, जब तुम्हारे पास गाड़ी नहीं होगी तो ड्रेस लेने या बर्थडे पार्टीज में कैसे जाओगे, सिंपल सी कहानी है ना। तो यहाँ पे इनके पास क्या होते हैं, अलग अलग आपको क्या देखने को मिलते हैं बच्चों, कैरियर्स देखने को मिलते हैं। एक कैरियर ये है FES FMN, ठीक है। फिर एक कैरियर ये है CYT C1 FES साइटोक्रोम, CYT मतलब साइटोक्रोम को बोला गया है। फिर एक इसका वाला कैरियर क्या है, FES एंड FAD। फिर उसके बाद फोर्थ वाले का क्या है, साइटोक्रोम A A3 CUB। और फिर लास्ट जो फिफ्थ वाला है कॉम्प्लेक्स 5, उसमें तो यही दो चीजें कि FA0 है और FA1 है, जो हमने वहां पे भी पढ़ा था फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। तो यार सबसे पहले तो एक चीज ये जान लो कि यार ये ना फिक्स्ड है। अब जैसे तुम्हारे दोस्त हैं, कुछ लोग तुम्हारे जो दोस्त हैं वो एकदम फिक्स है क्या, तुम्हारी बर्थडे पार्टीज में ये लोग तो मैंडेटरी है ही है। लेकिन मान लो तुम्हारे ग्रुप में कोई ऐसी लड़की है जो चाह रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड भी आए, तो उसके लिए क्या करोगे, मन तो होगा नहीं लेकिन बुला लेते हैं, ठीक है यार वो चाह रही है, या तुम्हारे ग्रुप में ऐसा लड़का हो कि उसकी गर्लफ्रेंड आए, है ना, ऐसा कुछ होता है। तो यार यहाँ पे ना दो ऐसे लोग हैं, ठीक है, दो ऐसे लोग हैं, एक UQ जिसको हम यूबिक्विनोन बोलते हैं और एक साइटोक्रोम C। ये दो ऐसे हैं मूवेबल कैरियर है, ये फिक्स्ड नहीं है ना बच्चों। ये कहीं भी जाते हैं, इसका कलर मैं थोड़ा अलग बना देती हूँ ताकि तुम लोग को दिखे कि यार ये दो अलग अलग जो है ये मूवेबल कैरियर है जो कॉमन है, ठीक है। तो मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो हो सकता है कि उनको ले जाने का काम ये भी करे और हो सकता है उनको ले जाने का काम ये भी करे बच्चों, ठीक है। वैसे तो तुम्हारे दोस्त फिक्स्ड है, मतलब हर कॉम्प्लेक्स का जो कैरियर है वो फिक्स्ड है, लेकिन कुछ एडॉन्स हो जाते हैं ना पार्टीज में, तो वो एडॉन्स ये दो हैं, ठीक है, समझ रहे हो कहानी। चलो तो सबसे पहले तो ये देखो यार कि यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है, या चेन बोलो, सीरीज ऑफ प्रोटीन इन द माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH टू ऑक्सीजन, ठीक है भाई, एक सेकेंड रुकना, ठीक है। अब इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, जब इनडायरेक्टली बच्चों ATP बनते हैं ना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। वैसे हमने फोटोफॉस्फोराइलेशन वहां पढ़ा हुआ था, लेकिन जब कभी भी इनडायरेक्टली ATP बन रही, क्योंकि यहां तो NAD से और FADH, मतलब NADH से FADH से ATP बन रही है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं यार ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जहां पे ये याद रखना, आपसे कभी पूछा जाए कि किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आप बोल सकते हो कि NADH एंड FADH मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, ATP बनाते हैं, ठीक है, ATP का फॉर्मेशन करते हैं, अंडरस्टूड, ठीक है। तो यार ये कहानी सिर्फ इतनी सी है, कुछ ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अब सबसे पहले तो ये समझो कि यार यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दो मोबाइल कैरियर्स होते हैं, है ना, जो फिक्स नहीं है ना। कभी भी कोई भी मान लो कोई तुम्हारा दोस्त है बुलाना चाह रहा है, तो भाई ठीक है यार ये दोस्त लेकिन फिक्स नहीं है ना, तुम्हारे दोस्त थोड़ी ना है वो तो उसका बॉयफ्रेंड या उसका गर्लफ्रेंड है भाई, तो वो तुम्हारे दोस्त तो है नहीं, बट ठीक है बुला रहे हैं, ठीक है यार, हो सकता हो कुछ अच्छा हो जाए लाइफ में दोनों का। तो यूबिक्विनोन हो गया और साइटोक्रोम C हो गया, ये दो ऐसे हैं जो कैसे हैं, जबरन आ गए हैं, ठीक है। अब दोस्ती भी निभानी है तो बुलाना तो पड़ेगा, वरना मुंह फुला लेगी या मुंह फुला लेगा तो क्या कर लोगे तुम लोग, ठीक है। दोस्ती खत्म होने की बात आ जाती भाई ऐसे टाइम पे। तो चलो, तो यहाँ पे आपने 5 कॉम्प्लेक्सेस देखे, 1 से लेके 5 तक के, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो नंबर ऑफ NADH और FADH2 प्रोड्यूस्ड एट वेरियस लेवल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यार यहाँ पे बस इतना ही बताना है मुझे इस पूरे टॉपिक में कि ATP जो डायरेक्ट बन रही थी वो तो तुम यूज कर सकते थे कहीं भी, है ना, लेकिन जो नहीं बन रही थी, जो NADH और FADH बन रहा था, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि मैं इसका आगे बताऊंगी क्या होगा, आगे बताऊंगी क्या होगा, आगे लिटरली ये होगा, ETS में ये आएंगे काम हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देखो कि यार कॉम्प्लेक्स 1 सबसे पहले क्या हो रहा है, NADH H पॉजिटिव से NAD बन रहा है। तो अब इसको लेके कौन जा रहा है, सबसे पहले फर्स्ट वाला,
थोड़ा सा पेन मैं पतला कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग को भी आसानी रहे। कलर मुझे ऐसा लग रहा है पिंक यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकले बच्चों, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तुम्हारी बुक में भी ऐसा डायग्राम है, टेंशन मत लो, बहुत ब्लर है, ठीक है। तो अगर चाहो तो ये वाला देख सकते हो। तो यहाँ से FMN और FES जो है, जो कैरियर मैंने बताए थे इनके जो फिक्स्ड है, वो लेके गए कहाँ गए, यूबिक्विनोन, मतलब UQ के पास। मैंने बताया ना 2 चीज ऐसी हैं जो लेके जा सकती हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो वो यूबिक्विनोन लेते लेते फिर उसके बाद वो कहाँ है, सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में। कॉम्प्लेक्स 2 नहीं गया, कॉम्प्लेक्स 2 में हुआ ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा समझो कि जो शुरुआत होती है ना वो कॉम्प्लेक्स, मतलब अगर मैं FNA की बात करूं, NADH में बात करूं, तो यहाँ पे कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व रहते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से इन्वॉल्व रहेंगे, 1, 3, 4 एंड 5, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। 2 नहीं रहेगा इसमें इन्वॉल्व। तो यहां से फिर कहां गया ये CYT, साइटोक्रोम C1 FES, है ना, साइटोक्रोम B FES, साइटोक्रोम, फिर ऐसे मूव करके फिर यूबिक्विनोन आया। फिर यूबिक्विनोन के बाद फिर उसके बाद यहां से यूबिक्विनोन तो नहीं, यहां से साइटोक्रोम के पास गया, ये साइटोक्रोम C के पास जाके फिर इसने वापस से ये कंटिन्यू रखी साइकिल। कहां रखी, कॉम्प्लेक्स 4 में। कॉम्प्लेक्स 4 में आपके ये CYTA, CYTA3 और CUB है ना, ये सारे आपके क्या है बच्चों, कैरियर्स है। फिर देन उसके बाद उसने ले जाके वो कहां पटक दिया, F0 और F1 में। अब आपको पता है F0 और F1, F0 जो था मैंने आपको बताया था कि भाई जो F0 था वो चैनल की तरह काम कर रहा था, है ना, सीधी सी बात है यार, हलवा थोड़ी ना है कि मन चाहा कैसे भी निकल जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन है, तो वो अगर वो F0 की बात करें तो वो एक चैनल, एक गेट होता है, वहां से निकलेंगे। और F1 में क्या होता है, ATP का सिंथेसिस होता है बच्चों, ठीक है। तो ये कहानी थी किसकी, NAD की। अब सेम गोज फॉर FAD। अब FAD में अगर मैं बात करूं तो FAD में जो शुरुआत होती है उसमें इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता है सेकेंड, मतलब कि कॉम्प्लेक्स 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 से सारी चीजें शुरू होंगी, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इस पे बता देती हूँ आपको मैं एक बार, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, है ना। तो यहाँ पे देखो, ऑल द रिड्यूस्ड हाइड्रोजन एक्सेप्टर लाइक NADH एंड H पॉजिटिव FADH2 moves to the ETS where they release hydrogen and get reoxidized to the NAD+ to FAD+, ठीक है। तो वही बना रहे थे जो मैंने आपको बताया कि यार यहाँ पे सिंपल सी कहानी है, इनका और इनका क्या होगा, ये मूव करेंगे ETS में और हाइड्रोजन रिलीज करेंगे बच्चों, याद रखना, ठीक है। ये हाइड्रोजन रिलीज करेंगे और उसके बाद ये हाइड्रोजन जब रिलीज करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, NAD एंड FAD+, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान से समझना, जब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब तब प्रोटॉन भी निकलता है ना, कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। ये मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में भी बताया था कि जैसे मान लो अगर यहाँ पे मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इस पूरी कहानी में अगर अंदर की तरफ मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि बाहर के साइड प्रोटॉन भी निकल रहा है बच्चों, ठीक है। बाहर की साइड क्या निकल रहा है, प्रोटॉन भी निकल रहा है। तो यार ये कोई कंफ्यूजन में मत रहना तुम लोग कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन्स भी पंप्ड होते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। तो तभी तो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी बनती है, वही सेम चीज केमी ऑस्मोटिक थ्योरी जो मैंने फोटोसिंथेसिस में बताई थी कि ग्रेडियंट H पॉजिटिव का बाहर ज्यादा अंदर कम, फिर वो बैलेंस होती है, हाइपोथेसिस वाली, वो आप लोग फोटोसिंथेसिस में देख लेना, ठीक है। सो दैट दे कैन अगेन एंटर टू देयर रेस्पिरेशन प्रोसेस। नाउ ETS इज द चेन ऑफ सम हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों भाई, ये पूरी की पूरी कहानी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में हो रही है। ये देखो ध्यान से, है ना, ये मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स मतलब कि यहाँ पे क्या बना था बच्चों, मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था, हमने सारी क्रैब के बारे में पढ़ा था, क्रैब साइकिल के बारे में, ठीक है। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ ETS इज टू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम द रिड्यूस्ड हाइड्रोजन एक्सेप्टर NADH plus H positive and FADH2, and during this process hydrogen acceptor get reoxidized and ATP is produced, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये कर क्यों रहे भाई, क्योंकि मुझे तो खरीदना है ना सामान, पर मुझे खरीदना है, मुझे तो यार सीधी सी कहानी है यार, मेरे को भले ही जो पैसे मिले हैं, ठीक है, मैं उसको यूटिलाइज तो करूंगी ना, अब रखूंगी थोड़ी ना। अब मान लो आज नहीं किया तो कल खर्च करूंगी, इमरजेंसी में खर्च करूंगी। तो NAD जो था मैं इसको कन्वर्ट करके, अगर NADH को अगर मैं कन्वर्ट हो रहा है और मेरे को अगर ATP मिल रही है तो मैं उसको यूज तो करूंगी ATP को, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ATP मेरे काम आएगी, ठीक है। ATP मतलब एनर्जी।
तो यहाँ पे आप देखो बच्चों मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म देखो, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द NADH प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, सिट्रिक एसिड साइकिल है ना, सिट्रिक एसिड साइकिल से जो भी चीज हुई अब वो यहाँ आएंगी, फिर उस साथ कॉम्प्लेक्स 1, मतलब जो भी मैंने बताया है आपको वही चीज आपको यहाँ देखनी है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर टू द यूबिक्विनोन लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन। पहले वो कहाँ गया था, कॉम्प्लेक्स 1 से निकला था, फिर कौन लेके गया उसको, यूबिक्विनोन लेके गया, जो कि मोबाइल कैरियर था बच्चों। यूबिक्विनोन आल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया कॉम्प्लेक्स 2, वही सेम चीज है, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ द सक्सिनेट in the citric acid cycle, and the reduced ubiquinone is then oxidized with the transfer of electron via the cytochrome C via cytochrome 3 है ना, कॉम्प्लेक्स 3 तक आ गया, यहां से लेकर ये बच्चों ये है ना, फिर ये सीधा कहां आ गया, 3 में आ गया। वही सेम चीज देखो, पहले मैंने ना तुम्हें डायग्राम इसलिए मैंने रख के समझाया ताकि डायग्राम से मुझे ऐसा लगता है इजीली समझ जाओगे। कॉम्प्लेक्स 1 3 4 5 बीच में आपके क्या आ गए थे, यूबिक्विनोन आ गया था और साइटोक्रोम सी आ गया था। नाउ साइटोक्रोम सी इज द स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर membrane and act as a mobile carrier and transferred electron between the complex 3, ठीक है। And when the electron pass from one carrier to the another via complex 1 to 4 in the electron transport system, they couple to ATP synthesis। वही कहानी है, दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और ATP का यहाँ पे सिंथेसिस होता है, जहां पे ATP बनता है किससे, ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ADP प्लस PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनता है, ठीक है। तो वही चीज है जो हम अभी पढ़ चुके हैं बच्चों। नाउ एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे देखो द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसिस। अब यार ये ना इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है कि एक NAD से, यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं लिख के लेके आई थी कि भाई एक NADH से 1 NADH से कितने मिलते हैं, 3 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं, अब भी जस्ट पहले भी बता चुकी हूँ स्लाइड्स में, ठीक है। और एक FADH से कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं हमें ATP के, 2 मिलते हैं। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, भाई बहनों बच्चों कुछ भी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इसको ना बिल्कुल याद रखना, अदरवाइज पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स हम बायो वाले हैं यार, थोड़ा तो मैथ्स ऊपर नीचे होगी, कंफर्म है होगी, ठीक है। इसलिए ज्यादा रॉकेट साइंस मत लगाना, याद रखना बस, ठीक है। जो रास्ते जाना नहीं उस रास्ते को देखना नहीं, ठीक है। चलो तो यार यहाँ पे आप देखो कि यार एक NADH कितना दे रहा है, गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 जो दे रहा है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बना रहा है। Although the aerobic respiration takes place only in the presence of oxygen, the role of oxygen is limited to the terminal stage of the process। बहुत ही limited role है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ऑब्वियस सी बात है, एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन का तो यूज होगा ही। The presence of oxygen is vital since it drives the whole process by removing the hydrogen from the system, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि यार ऑक्सीजन जो रहता है वो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर रहता है, ठीक है। लास्ट में अगर आप देखोगे तो यार ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वाटर है, देखो इधर इस साइड, ये हम पढ़ चुके हैं यार ETS, पुराने ETS में हम ये देख चुके हैं कि यार मतलब जो हाइड्रोजन है ना, और ऑक्सीजन है वो बिकॉज ऑफ किसके कारण आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में वाटर ऐड हो जाता है इधर, इसलिए, ठीक है, लास्ट वाली प्रोसेस में, ठीक है। सो ड्यूरिंग ईच स्टेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ETS redox रिएक्शन अकर एंड एनर्जी इज रिलीज। वी ऑल नो भाई ये सब क्यों हो रहा है, एनर्जी रिलीज करने के लिए हो रहा है। अभी तक सारी चीजें ऐसी चल रही थी ना कि बाहरी चल रही, बट अब अंदर अभी एनर्जी भी तो चाहिए यार, ठीक है। तो और जो पैसे बचे हैं, मतलब जो हमारे पास था मोटा अमाउंट, उसका कुछ गिफ्ट भी तो लेना है, ठीक है। और वो गिफ्ट क्या है, ATP है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो रहेंगी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, लास्ट में प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। नाउ द पासेज ऑफ 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन थे यहाँ पे, ध्यान से देखना है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे तो प्रोटॉन्स भी निकलेंगे भाई, है ना, प्रोटॉन्स भी निकलेंगे ब्रो, है ना, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना।
तो यहाँ पे क्या होगा, थ्रू F0 पार्टिकल्स और प्रोटॉन चैनल लीड्स टू द ATP सिंथेसिस। वही F0 F1 जो रहेगा वो एक चैनल है और फाइनली वो क्या करेगा, बिकॉज ऑफ द एंजाइम है ना, वो क्या बनाएगा, ATP बनाएगा। ठीक है, कहानी सिर्फ इतनी सी है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि ATP सिंथेसिस जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू, है ना। याद है ना सबको, मैंने जब आपको क्लोरोप्लास्ट में बता रही थी तब एक वर्ड आया था माइटोकॉन्ड्रिया भी आया था, तब अपन ने बोला था कि हाँ चलो अभी आगे देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का। वो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है कि भाई होता है ऐसा यार कि अंदर ज्यादा है ना, मान लो कि अंदर नेगेटिव आयंस कम है, बाहर ज्यादा है या बाहर कम है, अंदर ज्यादा, तो वो एक्सचेंज होते हैं बच्चों। ठीक है, एक्सचेंज होते हैं ताकि वो चीज बैलेंस हो रखे और उसी टाइम पे क्या बनता है, एटीपी भी बनता है। सो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ईटीएस इज यूटिलाइज सिंथेसाइजिंग द एटीपी विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स 5। बता चुकी हूं, जो लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स था 5 वो एटीपी का ही सिंथेसिस करेगा बच्चों। ठीक है, अब आप ये समझो ना कि डायग्राम में इतना इजीली समझ में आया है, ठीक है, तो मेक श्योर आप लोग उसको और आगे भी डायग्राम के थ्रू समझो। ठीक है, इट कंटेन मेजर 2 कंपोनेंट्स, F0 जो कि बेस पीस है और F1 जो कि हेड पीस है। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यार यहाँ पे आपको इनर पार्ट दिख रहा है, इनर पार्ट ये हो गया आउटर पार्ट, और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, F0 F1। सो F0 जो रहता है वो आपको क्या देख कर रहा है, पेरिफेरल साइड में देखने को मिलता है ना, पेरिफेरल, एंड दैट कंटेन्स द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और ये एटीपी कैसे बन रहा है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के थ्रू। ठीक है, एज सच देखो मैं बहुत क्लियर बोलती हूँ, क्या है ना, तुम लोगों को जो मैं बता रही हूं वो ऐसा है कि यार आप लोग आसानी से लिख सकते हो, है ना। ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा मैम ने बता दिया है कंटेंट में, मतलब या आप बोल लो कि मैम ने तो बहुत डिटेल में बता दिया, बुक में इतना नहीं दिया है। सी, आपको इलैबोरेटिव फॉर्म में दिया गया ताकि आप उसको समझ सको और अपनी लैंग्वेज में लिख सको। कहानी सिर्फ इतनी सी है। तुम अगर इतना भी लिख दोगे ना कि 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, NAD शुरू होता है, कॉम्प्लेक्स 1, 3, 4, 5, ATP सिंथेसिस होता है, F0 F1, भाई उसमें भी नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि 4 दिन बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं भी, 4 दिन 4 लाइन में अगर वो चीज हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यार हम हैं 8th 9th 10th में तो नहीं, हम 11th में थोड़ा सा डिटेल जाएंगे, है ना। और डिटेल जाने में कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा है कि अगर तुम लोग नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो बेटा बेस तो यहीं से ही बनेगा। ठीक है, अभी मेरे को ये भी ऐसा लगता है ना कि आप लोग के दिमाग में ये भी होगा कि बहुत सारे हम क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आंसर्स इतने बड़े बड़े हैं, बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में। तो बेटा आप ये समझो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजें अच्छी है ना, मतलब आपको एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया, चलो। सो यहाँ पे आप देखो कि F0 जो रहता है वो इंटीग्रेटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट फॉर्म्स द चैनल थ्रू विच द प्रोटॉन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। एंड यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि ओवरऑल हम बोलते हैं कि यार आगे चल के ये क्या बनाएगा, एटीपी का सिंथेसिस करेगा। द पासेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज कपल्ड to the catalytic site of the F1 component for the production of ATP। ओके, तो ओवरऑल क्या हो रहा है यहाँ पे, जो प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की बारी आ रही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स अंदर बाहर जो हो रहे हैं, पंप हो रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस चैनल। सो फॉर ईच ATP प्रोड्यूस 3 protons pass through F0 from the inner membrane space to the matrix down the electron chemical proton gradient। ठीक है, तो यार यहाँ पे हम इतने तो तब पता था कि यार चार यहाँ से जो निकल रहे थे प्रोटॉन, है ना, तो यहाँ पे हमने ये चीज पढ़ी थी कि यार ये जो प्रोटॉन्स हैं जो निकल रहे हैं और फिर उसके बाद ये कहीं ना कहीं जो है कहाँ पे भी काम आएंगे, ग्रेडियंट, मतलब कि इक्वल बैलेंसिंग में भी काम आएंगे। ठीक है, चलो, तो ये तो थी कहानी तुम्हारी ETS की जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चाहो तो तुम लोग इसको लिख लो बच्चों, है ना। ठीक है, तो ये तो था अपना ETS के बारे में। ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे 4 करना है ना, यहाँ पे 4 आएगा, मैं पहले ही बता दूं। ठीक है, थोड़ी बहुत कभी कभी हो जाती है गलतियां। ठीक है, चलो,
तो अब यहाँ पे देखते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। यार ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पहली बात तो ये है, कुछ कुछ चीजें ऐसी मैं स्टार्टिंग में इतना बता चुकी हूँ कि तुम लोग का ऐसा है कि यार बाद में भी पढ़ सकते थे, बट मुझे ऐसा लगता है पहले ज्यादा पढ़ लो तो अच्छा रहेगा कि फटाफट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में यार कितना है कि तुम्हारे पास एटीपी कितनी आई, NADH कितना आया, FADH कितना आया, और उस बिहाफ पे तुम्हें ओवरऑल बतानी है कि कितनी एटीपी बनी है। ठीक है, तो तुम्हें बस इतना ही बताना है इसमें। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ यार कि रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट इज यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटिंग द टोटल गेन ऑफ एटीपी। एटीपी टोटल कितनी बनी है, मिली है। ठीक है, अब वो ग्लाइकोलिसिस ले लो, लिंक्ड रिएक्शन ले लो, क्रैब साइकिल ले लो, है ना, ETS में तो बनी रही थी। तो ये सारी चीजें ऐसे करके अपन को ओवरऑल देखना है कि कितनी बैलेंस शीट में हमारी बनी है। सो द ओनली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विच इज बीइंग यूज्ड फॉर एटीपी इज द ग्लूकोज। कहानी तो यार यहीं पे ही शुरू हुई थी ग्लूकोज में, है ना, तो ग्लूकोज से ही शुरुआत हुई थी। बताओ यार, खा तो इतनी इजीली लेते हैं, बाद में समझ में आता है कि कुछ ऐसा भी होता होगा, वो होता है, सबके साथ होता है। ठीक है, ईच NADH मॉलिक्यूल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से बना था, NADH भी बना था। माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमें ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन पर्पस से यूज किया गया था। वो सारी चीजें हमें देखने को मिली थी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एक चार्ट है, उस चार्ट में तो तुम्हें बस इतना करना है कि बस यहाँ पे मैं ये डिस्कस करूंगी कि एटीपी कितनी बनी थी। तो यार जब हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, थोड़ा सा इसका कलर ऐसा कर देते हैं, लाइट शेड ज्यादा सही रहेगा, बट वो सेम हो जाएगा। ठीक है, यही रखते हैं अपन। ठीक है, तो जैसे अपन ने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था बच्चों, तो ग्लाइकोलिसिस में हमने ये देखा था कि ग्लूकोज जो था, जो 6 कार्बन कंपाउंड था, वो दो में डिवाइड हो रहा था, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड था, पाइरुवेट में जा रहा था। तो वहां पे आपको कितनी एटीपी में देखने को मिली? 2। सिंपल सी बात है कि 2 एटीपी बनी थी, एंड 2 एटीपी को अपन ने इंटू 2 इसलिए कर दिया था बिकॉज 2 कार्बन डिवाइड हो रहे थे ना 3-3 में। ठीक है, वहां पे हमने क्या देखा कि यार यहाँ पे तो बन रही है कितनी एटीपी? 2 एटीपी, तो उस हिसाब से 4। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि NADH भी बन रहा है ना, NADH भी देखा था हमने ना। ऑक्सीडेशन ऑफ द पाइरुवेट, तो कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट 3 कार्बन टू एक्टिव एसिटाइल कोलिन। जब एसिटाइल कोलिन ऐड हो रहा था तब क्या बन रहा था? एटीपी नहीं बन रही थी, NADH जरूर बन रहा था बच्चों। वो भी हमने इंटू 2 किया था, यहाँ पे भी हमने इंटू 2 कर दिया, यहाँ पे भी इंटू 2, क्योंकि 2 करते चलो यार, है ना। तो ओवरऑल वहां पे 4 एटीपी हमने देखने को मिले थे, भले ही हमने 2 दे दिए थे, क्योंकि भाई जो जिससे पैसे उधार लिए उनको वापस भी तो करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्रैब साइकिल में क्या देखने को मिल रही थी? 2 एटीपी बनी, 6 NADH बना, 2 FADH2 बना। तो ओवरऑल हमें कितनी मिली थी? 34 एटीपी तो यही मिल गई थी। फिर आ गए आपका यहाँ पे, तो अगर मैं इसको टोटल करूं, टोटल कैसे करूं कि यार 4 ये है ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इन दोनों को मिला के कितना बनाया था टोटल? 8, जो मैं आपको अभी ऑलरेडी पिछले 1-2 स्लाइड पहले मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद एसिटाइल कोलिन, मतलब यहाँ पे देखो कहानी सिर्फ इतनी सी है ना कि हमें पता है कि यार एक NADH 3 एटीपी देता है, सॉर्टेड ना। तो 1 NADH अगर यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में, फिर से बता देती हूँ यार, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बस तुम लोग मुझे सुनते रहो प्यार से। ठीक है, चलो, तो ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करूं तो 1 NADH बन रहा है, तो वो 1 NADH जो है वो 3 एटीपी बना रहा है। यस और नो गाइज? यस, 3 NADH बना रहा है। अब इंटू 2 तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 है ना, 6 कार्बन को 2-3 में डिवाइड हुआ ना, पाइरुवेट 2 बने थे ना, इंटू 2। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। तो 6 प्लस ये 2 एटीपी। 2 एटीपी क्यों बोल रही हूँ? वैसे तो 4 थी, है ना, लेकिन यार वो 2 खर्च भी तो हुई ना, तो वो 2 गरीबों को दे दी अपन ने, तो ये हो गया इसलिए 8। फिर यहाँ पे क्या हुआ? एसिटाइल में एक ही NADH बना था, तो ये तो सॉर्टेड रहेगा, 6 का 6। फिर उसके बाद क्रैब साइकिल में क्या देखने को मिल रहा था? टोटल हमें क्या मिल रही थी? 2 एटीपी मिली थी। ठीक है, 2 एटीपी के बाद 6 NADH मिला था, 2 FA बना था। ठीक है, तो टोटल हमने यहाँ पे कितना कर दिया इसका? 24। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऐसे टोटल करोगे तो ओवरऑल हमें कितनी मिलेगी एटीपी बच्चों? 38। और हमने ये चीज पढ़ी है कि यार एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं? 38। ठीक है यार, मुझे ऐसा लग रहा है ना तुम लोग मुझे ऐसे देख रहे हो ना कि क्या ही चल रहा है लाइफ में,
मतलब ऐसे मत करो यार, मतलब ठीक है थोड़ा सा है, पढ़ लो, सह लो थोड़ा, है ना। बेइज्जती मत करना कि यार मैम इतना डिटेल में पढ़ा रही है ना, बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लीज आई रिक्वेस्ट गाइज। चलो बढ़ते हैं आगे। मतलब मुझे एकदम से ऐसा लगा ना कि ऐसे सब ऐसे देख रहे हैं, क्या हो गया ऐसा। चलो एम्फीबॉलिक पाथवे, एम्फीबॉलिक पाथवे में क्या पढ़ना है यार, ज्यादा नहीं बचा है सच में, ट्रस्ट भी ज्यादा नहीं बचा है, थोड़े से दो टॉपिक और है ना, 2.5 मान लो, ज्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ देखो मैं जानती हूँ बॉटनी में कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे है ना जो एकदम जान निकाल देते हैं, बट पढ़ लो, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यार इनका वेटेज ज्यादा, और एक बार समझ लिया ना तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ही इतना डिक्टेट बोल बोल के तुम लोगों को रटवा दी हूं कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसे हो जाओगे कि हाँ मैम कर लेंगे, ठीक है। तो एम्फीबॉलिक पाथवे में अभी तक हमने क्या पढ़ा यार कि ग्लूकोज का जब हम पढ़ रहे थे कि यार तुम्हारी बुक में भी अगर देखोगे तो उसमें एक डायग्राम दिया गया है कि यार ग्लूकोज इस तरीके से कि यार ग्लूकोज का भी ब्रेकडाउन होता है, फैट्स का भी ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि यार जैसे देखो कि सबस्ट्रेट हमने पढ़ा था कि यार रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन कौन से, तो हमने सबसे पहले ग्लूकोज का जिक्र किया था, ठीक है। ग्लूकोज का इसलिए किया था, कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ा था, तो इसलिए क्योंकि यार हमें उसके बारे में डिटेलिंग पढ़नी थी, ग्लाइकोलिसिस हो गया, लिंग रिएक्शन, क्रैब साइकिल, ये सारी चीजें हमें पढ़नी थी, ETS वगैरह सब, ठीक है। बट मैंने ये भी बोला था कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो क्या होते हैं आपके सबस्ट्रेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो एम्फीबॉलिक पाथवे में क्या देख रहे हैं अपन कि ग्लूकोज इज द मोस्ट फेवरेबल, है ना, सबस्ट्रेट है फॉर रेस्पिरेशन, एंड ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। यार एनर्जी बनाने के लिए तो कर रहे हैं हम ये सब, सिंपल सी बात है यार, एनर्जी बनाने के लिए ही कर रहे हैं हम ये सब। और एनर्जी बनेगी किससे, कार्ब जो तुम लोग खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट जो फिर टूट रहा है, फिर ग्लाइकोलिसिस हो रही है, सारी चीजें। लेकिन इसके अलावा फैट नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। यार ये ना तुम लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा कि जो फैट्स है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटता है, ठीक है, विच इज फर्दर ब्रोक डाउन कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, एंड देन वहां से फिर साथ शुरू हो जाती है रेस्पिरेटरी पाथवे में वो चले जाते हैं। अब प्रोटीन में बात करूं तो प्रोटीन जो रहता है वो ब्रेक डाउन होता है अमाइनो एसिड्स में, और फर्दर ये जाता है किसमें, क्रैब साइकिल में। देखो हमने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए इतना पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस, फिर उस साथ सारी रिएक्शंस, क्रैब, लिंक्ड क्रैब, ये सारी चीजें, लेकिन व्हाट अबाउट फैट्स, प्रोटीन्स, इसका क्या। तो हमने यार ये चीज आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी कि यार जो फैट्स है वो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में टूटते हैं। अब वो टूटेंगे देन उसके बाद फिर वो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करेंगे। सेम गोज फॉर प्रोटीन, प्रोटीन भी टूटेगा अमाइनो एसिड पे, देन वो जाएगा कहाँ पे, क्रैब साइकिल में। बट अल्टीमेटली कहने का मतलब ये कि ये जाएंगे वही साइकिल में सब के सब, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है कि ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। यार ये ना फर्स्ट चैप्टर में ही मैं बता चुकी हूँ कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। तो जब टूटता है कोई भी चीज तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एंड सिंथेसिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज बन रही है बच्चों, उसको मैंने क्या बोल दिया, एनाबॉलिज्म। सो रेस्पिरेशन क्या है, एम्फीबॉलिज्म है ना, एम्फीबॉलिज्म में दोनों चीजें हो रही है उसमें, ठीक है। तो वो क्या होता है, एम्फीबॉलिक प्रोसेस होता है। अब जैसे यहाँ देख लो, फैट टूटा, फिर उसके बाद फिर वापस से ये वाली रिएक्शन उसमें शुरू हो गई, कार्बोहाइड्रेट टूटा, फिर वापस से यही सब कुछ शुरू हो गया, अमाइनो एसिड्स मतलब प्रोटीन टूटा अमाइनो एसिड्स में, फिर वही पायरोविक एसिटाइल को, सारी चीजें हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब फैट्स की बात करते हैं तो फैट्स जो है, फैटी एसिड जो है सीधा एसिटाइल में चला जाता है, फिर ये फैटी एसिड अगर फिर ग्लिसरॉल में टूट रहा है तो फिर वो इस प्रोसेस पे जाएगा। समझ रहे हो कहानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ इसमें है फैटी एसिड जाता है सीधा सीधा इसमें, और ग्लिसरॉल क्योंकि वो दो चीजों में टूटता है ना, तो वो फिर पूरा प्रोसेस तक फॉलो करेगा, समझे। तो ये जो था तुम्हारा एम्फीबॉलिक के बारे में था, जो काफी ज्यादा इजी था, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं आगे की चीजें, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन सबसे पहले ये इसको लिख लो तुम लोग। चलो अब बढ़ते हैं छोटे से टॉपिक की तरफ, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ठीक है। अरे यार इसका ना बहुत कंफ्यूजन होता है, नीचे ऊपर ऊपर नीचे कहाँ दबाऊं
ठीक है, तो वो कभी कभी पीछे चला जाता है। तो यार इस पे एक सिंपल सी बात है, एक इक्वेशन है, मतलब आपका एक फॉर्मूला है, उसको याद कर लेना कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी इवॉल्व हुई है और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे कि कुछ तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल्स के फॉर्म में भी दिया गया है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लेके आई हूँ कि यार एक आपका है क्या, C6H12O6 + 6O2, है ना, जो आपकी मेन रिएक्शन है, इक्वेशन जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, जो रेस्पिरेशन में या एरोबिक रेस्पिरेशन में हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसको ही अपन RQ उसका कर लेते हैं। तो यार जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है वो कितनी है, 6, तो यार यहाँ पे इनने 6 CO2 लिख दिया। फिर उस साथ जो ऑक्सीजन निकली है, ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्व हुई है, वो भी यहाँ पे आप देख रहे हो, कंज्यूम हुई है, सॉरी, जो ऑक्सीजन जितनी कंज्यूम हुई है यहाँ पे देखो तो वो O2 है, तो उसको डिवाइड करोगे तुम लोग तो कितना निकल रहा है, 1.0। तो यार यही है RQ, इतना कुछ ऐसा डिटेल में है नहीं जो मैं तुम्हें बताऊं। एक और तो एक आधी एग्जांपल और दिया गया होगा तुम्हारी NCERT में, वैसे तुम्हें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो बस ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद करने वाली चीज है कि CO2 कितना निकला है और O2 कितना कंज्यूम हुआ है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। तो यहां तक तो था तुम्हारा ये चैप्टर जो काफी ईजी था, ऐसा नहीं है था, मैं बोल रही हूँ था, है ना, 2-3 बार पढ़ लोगे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। राइट द नेम ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, पता है भाई पायरुविक एसिड ही बनेगा लास्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ETS फाउंड इन यूकैरियोट सेल्स, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन बी फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बच्चों जस्ट अभी पढ़ा है हमने डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। जब ये चैप्टर स्टार्ट कर रही थी तभी मैंने बता दिया था कि ब्रीदिंग अलग है, धीरे धीरे अंदर धीरे धीरे बाहर, दैट इज ब्रीदिंग, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ग्लूकोज टूटता है और टूट के फिर वो एनर्जी बनाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे कि यार दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। ब्रीदिंग इज द बायोफिजिकल प्रोसेस और रेस्पिरेशन जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होती है ना, टीचर्स को पता है तुम्हारे लूज पॉइंट्स क्या है, टीचर्स को पता रहता है तुम्हारे लूज पॉइंट्स क्या है, जैसे सबको पता रहते हैं यार अपने अपने, मतलब जो तुम जिनके साथ ज्यादा रहते हो सबको अपने एक दूसरे की बात करते करते सबके लूज पॉइंट पता चल जाते हैं, और उनको पता है कि तुम कंफ्यूज होगे ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में, तुम कंफ्यूज होगे और वो पूछेंगी, इसलिए पढ़ लेना चुपचाप से। बोला मैम ने बोला है पढ़ने का, तो मतलब पढ़ने का, ठीक है। Breathing can be easily described as the process of inhaling oxygen and releasing carbon dioxide, but the process of respiration is complicated as the oxygen we intake from outside is used to convert the food into energy। पूरी कहानी ही इस पे बेस्ड थी, पूरी स्टोरी सुना दी मैंने यार इस पे तो तुम्हें, है ना। चलो फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन में इतना चिल्ला लिया ना तुम लोगों पे ऐसे, मतलब पढ़ाने में ये खांसियां निकल रही है मेरी अब। द प्रोसेस बाय विच पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन द फर्मेंटेशन, जहां पे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। इट इज अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, दिस प्रोसेस डज नॉट यूटिलाइज द ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां तक तो थी कहानी तुम्हारे, सिंपल सिंपल से कुछ क्वेश्चंस हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैं तुम्हें बताती चली गई, और ये वायर फिर मेरे पैरों में अटक रहा है, ठीक है। तो ऐसा समझो कि यार ये चैप्टर्स कुछ ऐसे है ना जो हमारे काम आएंगे यार, आएंगे, लिटरली आएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, आपको बेस अगर क्लियर करना है तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो मैं इतना जानती हूँ कि अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि कुछ कुछ चीजें ऐसी जो हमने बहुत न्यू सीखी हैं, तो ऑब्वियस है यार, नया सब्जेक्ट है, नई चीजें तो रहेंगी, ठीक है बच्चों। लेकिन डिप्रेस नहीं होना है ना, डिप्रेशन को भगाना है, ठीक है। खुश रह के पढ़ो, है ना। और तुम्हें तो ऐसा होना चाहिए कि यार मैम पढ़ा रही हैं, पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, और जाते जाते बस मैं इतना ही बोलूंगी कि ये जो तुम्हारा वन शॉट है इसको अच्छे से देखना, सारी चीजें समझना, क्वेश्चन सॉल्व करना, बाकी देखते हैं कल क्या होगा। चलो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।